बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मैं अभिषेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका। नेवर 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 गिव अप। हम अपने गोल को अचीव करने के लिए कभी हार नहीं मानेंगे और जितने भी निगेटिव चीजें हमारे साथ आसपास हैं उन सब को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने सक्सेस को अचीव करेंगे। जितना जितना भी कठिनाई आएगी, उस सब कठिनाई को पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको एक कसम लेके बढ़ना है बच्चों आगे, और अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है? तो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग, मैं देखा हूं बहुत सारे बच्चे, जैसे मैं कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। आप, अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना अटेंडेंस दिखाते हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि अपना अटेंडेंस दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका जो लाइव चैट करते हो, लाइव चैट में तो लाइव चैट करते ही करते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जिससे कि आपका, क्योंकि लाइव चैट रहता नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ रहता है, वहां पे स्थिर रहता है। तो वो मुझे वहां पे दिखाई दे, और उसमें डाउट्स वगैरह आपने जो पूछना है वो पूछिए। अगर नहीं डाउट है तो उसमें हाय हेलो करके ही अपना अटेंडेंस जरूर दीजिए आप। मैं अभिषेक मिश्रा, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, मेंटर टू हंड्रेड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेईई। लगातार 16 साल से मैं आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं और फुल टाइम एजुकेटर हूं। फुल टाइम एजुकेटर का महत्व तो अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं बच्चे, बहुत सारे एजुकेटर्स जो हैं, जो पढ़ाते हैं, वो फुल टाइम नहीं दे पाते। फुल टाइम का मतलब होता है कि आपके साथ कंसिस्टेंसी के साथ रहे, और हर आपके एग्जाम के समय तक आपके साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंसेप्चुअल अप्रोच बच्चे पसंद करते हैं, वो मैं उसी साथ पढ़ाता हूँ। ये पुराना डेटा है, अब तो काफी बदल गया है। मुझे बहुत प्यार मिल रहा है अनअकैडमी के बच्चों के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बच्चों। और ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरज तुम्हारा है। इस दो खूबसूरत लाइन के साथ हमेशा मैं शुरुआत करता हूँ। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपको ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है अपने आप को। डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ कि मुझे तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मैं इतना कर दूंगा, मुझे अभी आराम से सो रहे हो कि 5 दिन बचे रहेगा तब पढ़ाई करेंगे, ऐसे करेंगे, टेस्ट आने वाला है, टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे नहीं करते। हमेशा आपको तैयार रहना होगा, हमेशा आपको रेडी होना होगा। और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप चाहें तो आप जो है अपने आप को एक सिस्टम में बांध सकते हैं। सिस्टम में बांधने के लिए अनअकैडमी के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप, जिसमें डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं आपको, लाइव टेस्ट और क्विज होता है बच्चों, और अनलिमिटेड एक्सेस आप कर सकते हैं। किसका? रिकॉर्डेड सेशंस का, और किसका? आपके लाइव सेशंस का। तो इससे क्या होता है कि आप एक सिस्टम में बच जाते हैं, एक सिस्टम में आ जाते हैं। और सिस्टम में आने के बाद आप जो है कभी ओवर अपने आप को एस्टिमेट करना हो या अंडर एस्टिमेट भी नहीं करेंगे। और इसका बहुत मामूली सा फी स्ट्रक्चर है। 6 मंथ का 25,200 पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बच्चे, नीट का ये है, ठीक है। और 12 मंथ के लिए है आपका 34,650 रुपीज, पूरे 12 महीने के लिए। और अगर आप इस पे भी AM001 कोड लगाते हैं तो 10% से आपका पूरा फी स्ट्रक्चर कम आता है। बहुत ही शानदार बात है बच्चे, बहुत ही शानदार। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा, ये ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। हो सकता है कि आपका जो है कैलिबर अच्छा हो, आप अच्छा कर रहे हो, फिर भी आप किसी गिल्ट वजह से, फिर भी आप अंडर एस्टिमेट करके अपने आप को, आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पा रहे हो। तो ये होता रहता है बच्चों का, और इससे भी बहुत निराशा आती है। आप निराश होते हैं, तो इस निराशा में नहीं नहीं पड़ना है बच्चे। और इस निराशा से बचने के लिए जरूरी होना चाहिए कि आप किसी को अपनी मेंटरशिप में रखें। आप अपने आप को किसी की मेंटरशिप में रखें, और किसी को एक मेंटर बनाएं अपना। या तो कोई घर पे हो, या कोई आपका कोई दीदी हो, भैया हो, कोई भी ऐसा हो जिसको आप बना सकते हो। फादर मदर हो सकते हैं, किसी फ्रेंड के कोई एल्डर हो, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो एक्सपर्ट हो आपके फील्ड के। तो अनअकैडमी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है कि एक्सपर्ट्स को आपके मेंटर के, आपके पर्सनल कोच के तौर पर रखे हैं। और वो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। आपको पर्सनल कोच मिल जाता है और एक्सपर्ट मिलते हैं एग्जाम के। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के एक्सपर्ट मिलते हैं। आपकी लगातार स्टडी को प्लान करते हैं, बाई वीकली रिव्यू करते हैं, आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करते हैं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन है ये। और टेस्ट एनालिसिस करते हैं, आपकी जितनी भी आपकी टेस्ट होती है उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, और आपको इंप्रूव करने के लिए टाइम मैनेजमेंट समझाते हैं, और एग्जाम का अप्रोच कैसे होना चाहिए वो समझाते हैं। तो बहुत अच्छा है ये, और सारे बेनिफिट्स आपको प्लस के तो मिलते ही मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। और इसकी जो बहुत ही मामूली सा इंक्रीज होता है, आप देखेंगे कि 6 मंथ की फीस में 34,200 एंड 12 मंथ की है 58,500। इसमें आपको ना 20 से 30% तक इफिशियंसी बढ़ जाएगी बच्चों। और इसमें कोड अप्लाई कर लोगे तो 10% से आपका फी डिक्रीज हो जाएगा। ये भी बहुत शानदार बात है।
तो जरूर कर सकते हैं इसको आप बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए आप इसको ज्वाइन कीजिए। और एक और बात जो आपको मैं बताना चाह रहा था वो है सेल्फ असेसमेंट चार्ट। सेल्फ असेसमेंट चार्ट बना लीजिए। इसमें जो है अपना टारगेट लिखिए ऊपर, नीचे अपना जहां पर आप ये आवर्स लिखा हुआ है, ये आवर्स है, इधर डेज है। सपोज कीजिए आप अपना 13 तारीख से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे जनवरी लिख लीजिए और यहाँ पे 31 तक लिखिए डेट। और अपने क्लास वर्क को CC लिखते जाइए और अपने जो सेल्फ स्टडी है उसको SS लिखते जाइए। और अपना जो है ये 14-15 घंटे का एक एवरेज मेंटेन करने के लिए हमेशा इस पर ध्यान दीजिए। और जब आप पढ़ के उठते हैं तो इसमें अपना वहां पे नोट कर दीजिए। तो कभी हो सकता है कि आपको बाहर जाना हो। देखिए एक तो मैं बता दूं 4 से 5 घंटा आपको आउटिंग करनी चाहिए। कब? वीक में वंस वीकली आपको एक यहाँ पे आउटिंग करनी चाहिए, वीक में वंस बार, ठीक है, एक बार। तो इसके लिए क्या है, पहले से ही अपना क्या करो, ग्राफ अपना बढ़ा के रखो, बढ़ा के रखो। और कभी तुमको हो सकता है जरूरी हो जाए, बहुत जरूरी हो जाए कि नहीं, हो सकता है तुम्हें 26 तारीख को कहीं जाना हो और आपको जो है उसमें आप 5 ही घंटा पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ हो 5-6 घंटा ही पढ़ पाएंगे। तो आप क्या करिए, पहले से ही एवरेज अपना मेंटेन रखिए, जिससे कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पर एक दिन पहले आपने खूब पढ़ा, यहाँ तक पढ़ लिया और तब आपका एवरेज घटा, तो आप यहाँ पे कम पढ़ाई किए, तो लेकिन आपका एवरेज क्या है, एवरेज मेंटेन रहेगा, एवरेज आपका मेंटेन रहेगा। तो एवरेज को घटने नहीं देना है। इससे आप गिल्ट से बचते हो। जब कभी आप कहीं बाहर जाते हो या कहीं टाइम आपका खराब होता है तो आपको गिल्ट होती है बहुत ज्यादा, तो गिल्ट से बचते हो। तो गिल्ट और फियर आपको नहीं होगा इससे। ये आपको हमेशा आपको जिंदा रखेगा, आपको आईज को ओपन रखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से करिएगा इसको, ये समझिएगा। केमिस्ट्री 101 हमारा प्यारा सा चैनल है जिसमें हम और आप लगातार लगातार हम और आप ग्रो कर रहे हैं और ग्रो करते रहेंगे। इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लिखिए। और बच्चों इसके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता है। तो आपका केमिस्ट्री 101 आपका ये चैनल है प्यारा सा, इसके टेलीग्राम से जुड़िए, जिससे कि आपको मैं सारी नोटिफिकेशन मिल सके, सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके क्लासेस के बारे में। ओके बच्चे, ठीक है। और कहीं पर भी आपके जो अनअकैडमी के कहीं पर भी आपको ताला लगा हुआ मिले, मतलब कि आपसे कोड पूछे, तो आप AM001 कोड को अप्लाई कीजिएगा बच्चों, जरूर से। चूज टू बी हेल्दी, आपको मैंने बताया है कि हेल्थ को जो है आप क्वालिफाइंग सब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है बच्चे। और हेल्थ के बाद ही फिर PCB या हेल्थ के बाद ही PCB या PCM आएगा। ये बात ध्यान रखिए, कितना भी आपकी अच्छी तैयारी हो, अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप धरा का धरा रह जाएगा। अनअकैडमी लाए हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें नीट UG और 11th और 12th के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, और वो है 5550 पर मंथ का। AM001 कोड आप लगाओगे तो सारा का सारा 10% से कम हो जाएगा, है ना जी। और दूसरा है कि नीट UG आइकॉनिक ले लो और 11th और 12th प्लस ले लो, तो इसमें आपका 4687 पर मंथ होता है। इसमें भी 10% का डिस्काउंट चाहते हो तो AM001 लगा दो कोड बच्चा लोग, ठीक है ना। अच्छा, तीसरा कॉम्बो है कि नीट UG प्लस ले लीजिए और 11th और 12th आइकॉनिक ले लीजिए। इसमें 3900 है। अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी टेस्ट के अनुसार चीजें आप ले सकते हैं। ये कॉम्बो का एक तरीका है, ठीक है बच्चे। और तीसरा है कि तीनों का प्लस आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसका 3037 पर मंथ होगा। इसमें 10% का आपको डिक्रीज मिल सकता है बाय यूजिंग AM001 कोड, ठीक है प्यारे बच्चे। वाई अनअकैडमी यानी पेरेंट्स को मैं लगातार 15-16 साल से पेरेंट्स मेरे साथ आते रहे, मेरे पास मेरे कोचिंग में आते रहे हैं, और उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। इन सारी समस्याओं को अनअकैडमी ने खत्म किया है। तो थैंक यू टू अनअकैडमी कि अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन सोच के साथ इन चीजों को लाए हैं। तो उनके अनअकैडमी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के लिए तो ये स्वर्णिम युग चल रहा है, गोल्डन टाइम चल रहा है, क्योंकि इतना बेहतरीन चीजें और कहीं अवेलेबल नहीं है, और सिलेक्शन लेने की जितनी चीजें चाहिए वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। तो लाभ उठाओ स्टूडेंट लोग, लाभ उठाओ इसका, ठीक है। अनअकैडमी लाए हैं क्या, कॉम्बैट क्या है, फोर्टनाइटली टेस्ट है। हर अल्टरनेट संडे को, हर एक संडे छोड़ करके अगला संडे, जैसे अगला संडे आने वाला है आपका शायद 23rd या 24th होगा ना, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि कब है। 10 जनवरी को था, अभी अभी जो टेस्ट बीता है वो 10 जनवरी को बीता है। अब आपका अगला जो संडे आ रहा है वो 24th को है, मैं करेक्ट हूँ।
24 को है, ठीक है ना। ये आपका जो 11 बजे, ये 10 जनवरी ना होकर के अब लिख लो 24 जनवरी को है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इंडिया के लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको भारत के सबसे बड़े एजुकेटर्स आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं और इसमें आपको रियल टाइम रैंकिंग मिलता है। मतलब कि जैसे एक क्वेश्चन किया आपने, तुरंत ही आपको आपका रैंक, आपका सब कुछ दिख जाएगा कि आपका कहाँ कितना परफॉर्म कर रहे हो, आपका स्कोर क्या है, रैंक क्या है, तुरंत तुरंत। इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। और जैसे एग्जाम खत्म करोगे, टेस्ट खत्म करोगे, छोटा सा कॉन्टेस्ट है, सात सात क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी के 28 क्वेश्चन टोटल, और 1 घंटे का ही टेस्ट होता है केवल। तो डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन एग्जाम के जस्ट बाद ही मिलता है, क्या चाहिए और। रैंक 1 से रैंक 3 तक 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री, और रैंक 4 से रैंक 50 तक अमेजॉन का गिफ्ट वाउचर 1000 रुपए का। और अनलॉक करने के लिए क्या यूज करोगे, AM001 कोड यूज करोगे, ठीक है जी। ओके बच्चे, ये 10 जनवरी ना होकर के अब 24 जनवरी को अब है। 10 जनवरी हो चुका है टेस्ट, ठीक है। और आपका ये तो बहुत पुराना मैं लगा दिया हूँ जी, इसको काटो फटाफट, इसको लिखो 24 जनवरी को 2021 में आ गए हम लोग ना जी, ठीक है। तो 11, 12 और 13 में एनरोलमेंट लगाओ, AM001 कोड लगा करके एनरोलमेंट कर लो। चलिए, कॉन्टेस्ट फॉर्मेट 60 मिनट का, 28 क्वेश्चन, 4 सेक्शन, नीट स्कोरिंग, सेपरेट बैच, फोर्टनाइटली टेस्ट, सब पता है तुम लोगों को। और ये 10 जनवरी वाला सिलेबस है, न्यू सिलेबस येट टू कम, न्यू सिलेबस येट टू कम आने वाला है, ठीक है जी, आने वाला है तो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। और रैंक क्रैक नीट 2021 विथ एक्सपर्ट्स बैच बना दिया गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, यानी टॉप एजुकेटर्स मिल करके तुमको ले जाएंगे सिलेक्शन के पास और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में जीतोगे, समझते हो कि नहीं बात को, बोलो जी। ये ट्रॉफी तुम्हारा हाथ में आ जाएगा सिलेक्शन वाला। तो कैसे आएगा, अभ्यास बैच ज्वाइन कीजिए, अनमोल शर्मा सर, गौरव गुप्ता सर, दीपक वशिष्ठ सर, अनु गुप्ता सर और विशाल विवेक तिवारी सर, इनके साथ आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और देखिए, संकल्प बैच जो हिंदी मीडियम के बच्चों ने बहुत ज्यादा डिमांड किया था, तो गौरव केजरीवाल सर, अमित कुमार सिंह सर, जितेंद्र पांडे सर और विवेक अग्निहोत्री सर के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे संकल्प ले लें। और 6 जनवरी से शुरू हो चुका है, फटाफट ज्वाइन करो। लेकिन एक चीज मत भूलना, क्या लगाओगे कोड, AM001 कोड लगा लेना हर जगह, ठीक है ना। 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। उम्मीद बैच शुरू हो चुका है 11 जनवरी से। हमारे प्यारे आनंद मनी सर, विक्रांत किरार सर, दीपक वशिष्ठ सर, अमन कुमार सिंह सर और महेंद्र सिंह सर इसको लाए हैं। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है, ज्वाइन कर लो और AM001 कोड लगा लेना, जिससे तुम्हारा यहाँ पर 10% का एक जबरदस्त डिस्काउंट हो जाए और तुम्हारा नाम भी मुझे पता चले कि तुम कौन हो, किसने किया है ये, ठीक है जी। और पहल बैच जो है 13 जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। डॉक्टर SK सिंह, आशीष दीवान सर, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और सौरभ शर्मा सर का बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है। अर्ली राइज बैच 2022 के बच्चों के लिए है, जनवरी 15 से शुरू होने वाला है। अनूप श्रीवास्तव सर, महेंद्र सिंह सर और वैभव कुमार सर के जबरदस्त तिकड़ी का लाभ उठाइए और ज्वाइन कीजिए बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है। और ये टारगेट नीट 2021 बैच जनवरी 7 से स्टार्ट हो चुका है। तमन्ना चौधरी मैम, रितु रतवाल मैम, पंकज तलवार सर, प्रदीप चितौड़ा सर और रोहित जुनेजा सर, ये सब लोग मिलकर के आपको ले जाएंगे सिलेक्शन के उस पार, ठीक है बच्चे। चल, अनअकैडमी कैसे सब्सक्रिप्शन लेंगे ये जानते हो, ऐप डाउनलोड करो, अपना मैनेज गोल पे जाओ, मैनेज गोल पे जाओगे तो नीट यूजी सेलेक्ट करो, उसके बाद से फिर यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो, फिर 12 महीने या 6 महीने जो भी आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर कोड अप्लाई कर लो, क्या, AM001 कोड अप्लाई कर दो और प्रोसीड कर दो। 10 जैसे तुम AM001 अप्लाई करते हो 10% से सारा का सारा फीस जो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चे। लेट्स क्रैक इट, क्या मैं बोल रहा हूं, लेट्स क्रैक इट लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। चलो चलते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, ठीक है। थर्ड पार्ट करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये रहा आपके सामने। चलो चलो करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हो गया बोलना चालना, अब हो गया शुरू हमारा पढ़ाई लिखाई। चलिए, थोड़ा सा बड़ा कर दूं आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको,
जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से साफ साफ दिखाई दे, है ना। चलिए, हमने इसके पहले तक का पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था। देखो देखो, लाल लाल पेन से मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। तो अब हमें रिएक्शन ड्यू टू हाई अल्फा हाइड्रोजन करना था बच्चे। अब आ गया एल्डॉल ना, एल्डॉल आ गया, एल्डॉल आ गया। और एल्डॉल में देखो क्या शानदार चीज होती है, मजा आ जाएगा तुम लोगों को देख करके। देखो कैसे होगा एसिडिटी। थोड़ा सा मैं यहाँ से ले लूँ क्या, यहाँ से ले लेता हूँ मार्कर। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एसिडिटी बोल रहे हैं, अरे भाई उसको गैस थोड़ी ना हुआ एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहा है। जैसे आप अगर देखिए यहाँ पर कोई एल्डिहाइड है, ऐसा सिंपल एल्डिहाइड ले लो, तो अगर ये तो एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन चला जाएगा H+ के फॉर्म में, तो ये जो निगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। इसलिए ये स्टेबल होने की वजह से जो H+ निकलता है वो निकल ही जाता है, मतलब कि आना पास नहीं आना चाहेगा, उतने फॉर्मली पास नहीं आना चाहेगा। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से? बोलो बच्चे, ठीक है ना। तो इस वजह से जो H+ इसने निकाला है वो सोल्यूशन में रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नेचर के होते हैं। चलिए, तो ये कह रहे हैं द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो, द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो a number of aldehydes and ketones undergo a number of reaction due to the acidic alpha hydrogen. अब देखो यहाँ पे क्या होता है। The acidity of alpha hydrogen of carbon compound is due to the electron withdrawing effect of carbon group and resonance stabilization of the conjugate base। जैसे मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर। अब जो है रिएक्शन क्या है, पहला है एल्डॉल कंडेंसेशन। ध्यान से समझिएगा, एल्डॉल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डिहाइड्स and ketones having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxyaldehyde जिसको एल्डॉल कहते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोल कहते हैं रेस्पेक्टिवली। अब इनको जब हीट कर, देखो ये एल्डॉल हुआ, कंडेंसेशन कब होगा? जब हीट करोगे, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज एल्डॉल रिएक्शन। यहां तक एल्डॉल रिएक्शन है। एल्डॉल कंडेंसेशन कब होगा? जब इसको हीट कर देते हो, तब क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनता है। तब हम बोलते हैं एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जैसे अभी आपको इस केस में यहाँ पर देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल को डाइल्यूट NaOH से रेशन कराया गया, तो ये हमारा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल एल्डॉल बन गया। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल ये एल्डॉल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया एल्डॉल। अब इसको जब हीट कर दिए तो ये एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हुआ। ये एल्डॉल प्रोडक्ट है। यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, एल्डॉल प्रोडक्ट और एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो कीटोन भी लिखते, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखो ये कीटोल है और ये एल्डॉल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये क्या हमारा अल्फा, देखो ये हमारा कीटोन है, तो ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चे, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखा, एल्डॉल का मतलब था एल्डिहाइड, और ऑल मतलब एल्कोहल। एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, इसलिए एल्डॉल एल्डॉल कहते हैं। कीटोन और एल्कोहल है तो कीटॉल कह देते हैं, समझ सकते हो। कीटोन और एल्कोहल पास पास में है तो उसको कीटॉल कह देंगे। और एल्डिहाइड और बीटा बीटा पे एल्डिहाइड है, बीटा पे एल्कोहल है और एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में तो उसको हम एल्डॉल कह देंगे। तो इतना तो आप क्लियरली समझ रहे होंगे। अब देखियो मैं यहाँ पर इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, इसका मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ, समझिएगा। सपोज करो CH3, CH2 लिख रहा हूँ, CH3CHO है हमारा, और 2 मॉलिक्यूल लियो, ठीक है। आपने क्या किया? डाइल्यूट NaOH लिया, बेस लिया। बेस ने क्या किया? इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लिया, वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। बचा क्या? CH2 माइनस और CO, ये बन गया। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। अभी देखो तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा,
क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, ये हमारा अगला एल्डिहाइड, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये था, दूसरा मॉलिक्यूल ये था। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये आपको साफ साफ दिखेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ से देखिए ऐसे हुआ तो CH3 CO पर माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 CH2, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकला है वो फिर से यहाँ पे आएगा, क्योंकि जो हमारा कैटलिस्ट है वो फिर से रिलीज हो जाएगा। देखना कैटलिस्ट हमारा OH माइनस था, तो इसको दे देगा H प्लस, तो CH3 COH, यहाँ पे H है, CH2 CH2। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि इस एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको मिल गया। इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डॉल। सेल्फ एल्डॉल मतलब एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे मॉलिक्यूल पर अटैक किया, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको दिखाता हूं। जब दो अलग अलग एल्डिहाइड ले, सपोज करो CH3 CHO लिया आपने और CH3 CH2 CHO ले लिया, ये एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकते हैं, समझिएगा आप। ये आपका इथेनॉल है, ये आपका प्रोपेनॉल है। तो एक बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो मैकेनिज्म समझा रहा हूं, मैकेनिज्म कर रहा हूं कि CH3 CHO अगर इससे OH माइनस इसका अल्फा हाइड्रोजन लेके निकला तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, राइट। और ये न्यूक्लियोफाइल बना अगर, तो ये जब अटैक करेगा तो यहां पे देखो ये डबल बॉन्ड O है, ये H है, राइट। और ये CH2 CHO ये है, ये माइनस है, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये यहाँ पे टूट जाएगा। ये आप समझ रहे हो क्यों। तो CH3 CH2 CO माइनस और वाटर लगा देते तो हमारा वाटर लगा ही दो, तो यहाँ पे OH हो गया और ये हो गया आपका CH2 CHO। जब हमारे पास रास्ता है ही तो क्यों नहीं हम उसको अल्फा बीटा, देखो यहाँ तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, समझ सकते हो। तो ये प्रोडक्ट का IUPAC नेम अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो कहोगे 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। अब दूसरी चीज आती है कि अगर हम प्रोपेनल को मान ले क्या न्यूक्लियोफाइल, प्रोपेनल को न्यूक्लियोफाइल मान के अगर काम करे तब कैसे होगा, इसको समझना है, ठीक है बच्चों। देखिए तब CH3 CH2 और CHO मान लीजिए ये है, और OH माइनस जो है आया, और मैं इसको एक H ऐसे कर दे रहा हूं और OH माइनस इसको निकाल लिया, ठीक है। तो क्या बन गया CH3 CH माइनस और C, ये हो गया। अब जो है क्या है बेटा, दूसरा वाला CH3 CHO है, ठीक है ना, ये है मान लीजिए आपका। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये माइनस चार्ज का अटैक इस पर होगा और क्या बन जाएगा CH3 CO, अब पानी लगा दो, वाटर पहले लगा दो, तो OH यहाँ बन गया CH और ये क्या हो गया बच्चे C। अब देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन जा रहा है, तो ध्यान से समझना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। CH ये वाला कार्बन है CH, और ये CH3 को नीचे लटका दो यहाँ पर और CHO बना दो। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि इसका ये वाला कार्बन जा रहा है, ये वाला कार्बन जा रहा है, अटैच हो रहा है इससे, तो ये बात समझना ध्यान से। इसका IUPAC ने अगर हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल हमारा प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो जरा देखना ये अल्फा बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी तो है ही, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इसका अगर हम IUPAC नेम लिखना चाहें तो 1 2 3 4 क्या लिखोगे, 3 हाइड्रोक्सी, H पहले आता है M से, EFGH आता है ना, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है,
तो दो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस एल्डॉल। क्रॉस एल्डॉल मतलब एक बार एक न्यूक्लियोफाइल, सेल्फ एल्डॉल, क्रॉस एल्डॉल। और ये लोग जब ये ऐसे करेंगे तो सेल्फ भी देंगे, यानी यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 जो मिलेंगे वो मिलेंगे क्रॉस वाले और 2 मिलेंगे सेल्फ वाले। यानी इथेनल इथेनल से ही आपस में रिएक्ट करेगा और प्रोपेनल प्रोपेनल से आपस में रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ एल्डॉल के, और एक बार इथेनल न्यूक्लियोफाइल होगा, एक बार प्रोपेनल न्यूक्लियोफाइल होगा, तो 2 बनेंगे क्रॉस एल्डॉल प्रोडक्ट। ये बात होती है। यही चीज आप कीटोन में भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना। यही सेम चीज आप कीटोन में भी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस करना कीटोन के लिए भी। The name aldol is derived from the names of the 2 functional groups, aldehydes and alcohol, present in the products. The aldol and ketol readily lose water to give alpha beta unsaturated carbon compounds which are aldol condensation product. अब जितना प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सब एल्डॉल है। हीट कर दोगे तो OH और उसके बगल वाला एक H निकलेगा, जिससे कि वो, हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको पता है ना कि एल्कीन ऐसा बनाना, अल्फा बीटा रहेगा। वो अल्फा बीटा से समझ जाओ कि हाँ, एक अल्फा से अल्फा वाला H जाएगा। जहां पर भी डबल बॉन्ड, जहां पर भी आपका OH है, वहां से अल्फा वाला हाइड्रोजन निकालना जी। देखो यहाँ पर, जैसे अगर इसको हीट करते हो, इसको अगर हीट करते हो, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसको अगर हीट करते हो तो ये अल्फा वाला हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 C, ठीक है ना, C, और इसका एक H यहाँ पे मैंने लगाना भूल गया था, तो CH, फिर डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ये बनेगा बच्चों, ये ध्यान रहे, ठीक है। और इसको अगर हीट किया था, इसको अगर हीट करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको अगर हीट करें तो इसका जो है CH3 देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और यहाँ से CH, ये बन जाता है, ठीक है ना, CH। तो ये इस तरह से, तो अल्फा बीटा इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा, ओके बच्चे। तो हीट करोगे तो ये, और ये सब हीट किया है तो पानी निकल रहा है प्लस H2O, ये भी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और ऐसा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बनते हैं। यही सेम चीज आप लोग कर लेंगे किसके लिए भी, कीटोन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्रॉस एल्डॉल मैंने बता दिया, क्रॉस एल्डॉल कैरिड आउट बिटवीन द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स, इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डॉल। इफ बोथ ऑफ द अल्फा मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स, अगर दोनों के पास अल्फा होंगे तो मिक्सचर ऑफ 4। यहाँ पे एक चीज और समझ लो, अगर किसी एक के पास नहीं है, मान लो किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तब वहां प्रोडक्ट जो है, समझना, ध्यान से समझना, तब वहां प्रोडक्ट की बात समझना, ठीक ना, कितना, जैसे मान लो कि आपको क्या दे दिया गया, एक HCHO दे दिया गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, और एक CH3CHO दे दिया गया, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये तो सेल्फ एल्डॉल देगा भी नहीं, है ना, ये सेल्फ एल्डॉल नहीं देगा, ये सेल्फ एल्डॉल देगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक सेल्फ एल्डॉल करेगा, ये सेल्फ एल्डॉल, ठीक है। तो क्या करोगे, 2 कार्बन है, इसका बीटा हाइड्रोक्सी करोगे, है ना, 2 कार्बन, देखो यहाँ पे 2 कार्बन सीधी रेखा में है, सीधी रेखा तो एक से दो कार्बन है, तो ऐसे कर दो 4 ऐसे कार्बन, यहाँ पे एंड वाला CHO कर दो और बीटा पे लगा दो OH, काम बन गया तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। ये सेल्फ एल्डॉल बना। इसको हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा अगर आप हीट कर देते हो। तो ये सेल्फ बन गया। ये सेल्फ नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो सेल्फ नहीं देगा। अब क्रॉस कराओगे, क्रॉस में, तो क्रॉस में ये जरूरी है, यही इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही न्यूक्लियोफाइल बन सकता है, और जिसके पास नहीं है उस पर अटैक कराओगे, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कराना है ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, CH2- ये बन जाएगा हमारा इथेनॉल वाला जो बन गया ये, और यहाँ पर इस पर अटैक हो जाएगा HCHO पर, ठीक है, HCHO पर अटैक हो जाएगा, तो इसका इस पर अटैक होगा और ये बॉन्ड टूटेगा, पानी पहले से लगा दो, काम बन जाएगा। तो HCH, देखना ध्यान से, OH लगा दो पहले से ही, और ये कार्बन यहाँ CH2CHO, देख लो साफ साफ बना दिया मैंने, ये हो गया। तो यही कितने प्रोडक्ट बनेंगे, सेल्फ जो है वो ये देगा, सेल्फ एल्डॉल, और ये है क्रॉस एल्डॉल। ये सेल्फ एल्डॉल है, सेल्फ एल्डॉल किसका,
CH3CHO का, और ये क्रॉस एल्डॉल CH3CHO और HCHO का। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर हम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, चलिए कीटोन्स कैन बी आल्सो यूज्ड। अब कीटोन को भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो ये CHO, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो जैसे मैंने समझाया था तो वैसे वैसे ही बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अदर रिएक्शन देखिए, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि कैनिजारो रिएक्शन वो होते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो ऐसे एल्डिहाइड्स या ऐसे कीटोन्स ही देते हैं। तो एल्डिहाइड्स जो है, एल्डिहाइड्स विच डू नॉट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन तो देगा नहीं क्योंकि कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं, यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड से अल्कोहल में। ठीक है, तो कंसंट्रेट अल्कली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कंसंट्रेट अल्कली के प्रेजेंस में हम काम कराते हैं, और जो एल्डोल कंडीशन था वो था डाइल्यूट अल्कली में। ठीक है, वो था डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड है, एक बन गया मिथेनॉल, आई बन गया पोटेशियम फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड कह सकते हो, H यहाँ पे K जो है इससे जुड़ा रहेगा, तो पोटेशियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है ना, चलिए बेंजल्डिहाइड जो है वो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे लेकर के कॉन्सेंट्रेटेड, तो एक बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, एक सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। तो एक का क्या हो गया, एक का एसिड सॉल्ट बन गया और एक का ऑक्सीडेशन होकर के एसिडिक सॉल्ट बन गया और एक का रिडक्शन होकर के अल्कोहल बन गया। ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से, अब मान लो बेंजल्डिहाइड है तो मेटा डायरेक्टिव होगा, ये मैं बता चुका हूं, बहुत कायदे से बता चुका हूं। और नाइट्रेशन करवा रहे हैं, देखिए aromatic aldehydes and ketones undergo electrophilic substitution reaction at the ring in which carbonyl group act as deactivating and meta directing। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग कार्बोनिल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको खूब अच्छे से समझ रहे होंगे इसमें कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं बताया था आपको कि भाई अगर C के पास प्लस अच्छा है तो ये बढ़िया देगा, ये ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो ये घटाएगा, प्लस को घटाएगा। तो इथेनल है, प्रोपेनल है, प्रोपेनोन है और ब्यूटेनोन है। ठीक है ना, तो इथेनल एल्डिहाइड्स कीटोन से अच्छे होते हैं और छोटे एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो और अच्छे होते हैं, तो इथेनल सबसे अच्छा होगा, फिर प्रोपेनल होगा, फिर प्रोपेनोन होगा, फिर ब्यूटेनोन होगा। ठीक है, यही होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया ही हुआ है। ठीक है ना, तो ये सॉरी हाँ नहीं, इथेनल जो है सबसे अच्छा होगा, उल्टा लिख दोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले इथेनल, तो अगर ऐसे लिखेंगे तो ब्यूटेनोल, ये ब्यूटेनोन पहले लिखना, फिर आएगा प्रोपेनोन आएगा, फिर आएगा क्या आपका प्रोपेनल, और फिर आएगा आपका इथेनल। ठीक है, इथेनल बता चुका हूं आप लोगों को इस चीज को कि जितना जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो उतना कम एक्टिव होगा। आपका कीटोन जो होता है दोनों साइड से मिल रहा है इसको। ठीक है, और एल्डिहाइड में एटलीस्ट एक ही साइड से मिल रहा है, तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव और फॉर्मल्डिहाइड सबसे रिएक्टिव होता है क्योंकि कोई नहीं लगा हुआ है। ठीक है, चलो, और बेंजल्डिहाइड, अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो ये सबसे वीक होगा क्योंकि इसका जो कार्बोकैटायन होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए सबसे कम हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपका ये OH है और NH2 है। ठीक है ना, ये क्या हाइड्रोक्सिल अमीन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O हट करके क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 रह जाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द एमीन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये देखो 2,4 DNP है, तो ऑरेंज रेड कलर का ये जो है प्रेसिपिटेट देता है और ये निकल जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और CHO भी है और ये है। ठीक है, NH2 है, ये सेमी कार्बोजाइड है, तो ये NH2, ये वाला NH2 जाएगा, ये वाला NH2 नहीं जाएगा, पहले बता चुका क्योंकि इसका जो लोन पेयर है, देखो गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई। देखो ये जो है ये वाला नहीं जाएगा ना, ये वाला नहीं जाएगा, है ना, ये वाला नहीं जाएगा, इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में। ठीक है, रेजोनेंस में, और ये वाला जाएगा H। ओके, तो ये वाला जाएगा, तो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड N, फिर ये NH, फिर यहाँ पे CO NH2, ये बन जाएगा। ठीक है,
और ये सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाता है। अब ये NH2 है, ये शिफ्ट बेस बन जाएगा, यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड O हट जाएगा और वहां पर आ जाएगा पर यहाँ पे C, यहाँ पे CH3 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पे N लिख दिया, यहाँ पे CH2 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया। तो ये सब्स्टिट्यूटेड इमीन बनते हैं जिसको हम लोग शिफ्ट बेस भी कहते हैं, ये आप लोगों को पता है। यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, चलिए बच्चों देखते हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। देखो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिज्म भी बता रहा हूँ, जहां पे जरूरत होती है वहां पर। अच्छा, इसको मैं प्रीमियर क्यों करता हूँ? प्रीमियर इसलिए करता हूँ रिकॉर्ड करके कि मैं एनसीईआरटी पे फोकस रहूं और बच्चों के डाउट्स के लिए। देखो एक बार मैं पूरा कोर्स पढ़ा चुका हूँ जहां पे मैं खूब डिस्कशन किया हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे स्टिक करके रहूं, कोई डिस्टर्बेंस मुझे एटलीस्ट न होने पाए, जिससे कि आप लोगों का टाइम बचे आप लोगों के लिए। देखिए मुझे तो बोलना इतना ही है यार, बल्कि तुम अगर पूछते हो क्वेश्चन और या मैं पूछता हूं तुम लोग से और वेट करता हूं तो थोड़ा मुझे कम बोलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है और लगातार बोलना पड़ता है। तो ये आप लोगों का टाइम बचाने के लिए ही मैं कर रहा हूँ, आप लोगों का टाइम सेव कर रहा हूँ, जिससे कि आपको कुछ ऐसे, और हर एक चैप्टर को 3 ही लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ, 3 लेक्चर में, वो भी डेढ़ घंटे का ही लेक्चर होता है, 1.5 घंटा या 1 घंटा 40 मिनट, बहुत हो गया हद से हद तो 1.25 घंटा। तो उसमें आपको 4-5 घंटे में पूरा लेक्चर खत्म करना है। तो अगर मैं बच्चों की बातें सुनूंगा तो लंबा खींचेगा, और एनसीईआरटी पे फोकस करके हमको काम करना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो तुम्हें अगर चाहिए कि कोई टीचर आपके साथ बैठा है और एनसीईआरटी खोल के पढ़ना चाहते हो, तो मेरे साथ बैठो, इस लेक्चर को ओपन करो और पढ़ जाओ पूरा अच्छे से, बहुत आसानी से। तो यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन देखिए, इन केमिकल इंडस्ट्री एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, स्टार्टिंग मटेरियल्स एंड रिएजेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वेल नोन है एज फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन में जो है ना बच्चे, बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेंट्स होते हैं बॉडी वगैरह भी, उसमें डुबा के रखे जाते हैं जिससे कि वो खराब ना हो, ठीक है। तो क्या कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट एंड टू प्रिपेयर बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या होता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, जो हमने उसमें पढ़ा हुआ है, हमने पॉलीमर में पढ़ा हुआ था। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड ग्लूज भी बनते हैं एंड अदर पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। एसिटाल्डिहाइड्स आर यूज्ड इन प्राइमरी एज स्टार्टिंग मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटाल्डिहाइड को हम एसिटिक एसिड को बनाने के लिए यूज करते हैं, इथाइल एसीटेट को बनाने के लिए यूज करते हैं, विनाइल एसीटेट, पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड फॉर द परफ्यूमरी इन द डाई इंडस्ट्रीज। तो डाई इंडस्ट्री में परफ्यूमरी के बनाने में हम यूज करते हैं। एसीटोन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन आर कॉमन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स। मेनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जैसे ब्यूटाइल्डिहाइड, वेनिलिन, एसिटोफिनोन, इन लोगों का पहले ही दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इसको देख लीजिएगा। कैम्फर एटसेट्रा आर वेल नोन ऑफ देयर ओडर एंड फ्लेवर्स। तो बहुत सारे एल्डिहाइड्स हमने पहले ही पढ़ा है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं, बड़े एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होंगे वो फ्रेगनेंस वाले होते हैं, छोटे एल्डिहाइड्स कीटोन जो होते हैं बड़े बहुत तीखा उनका सुगंध होता है, बहुत तेज, पंजेंट ओडर बोलते हैं, पंजेंट ओडर, एकदम तीखा सुगंध, मतलब तीक्ष्ण सुगंध, है ना। कभी कभी कोई ऐसा परफ्यूम लगा के आता है तो लगता है एकदम नाक में घुस गया है ना जी, बहुत तेज लगता है नाक में, तो बहुत तीक्ष्ण होता है वो। और कोई किसी का एकदम मंद मंद जो है खुशबू आती है, एकदम आनंदित वाला, है ना। तुम लोग मजे ले रहे होगे ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग मजे ले रहे होगे कि मैं सर जो है मंद मंद जो है खुशबू का आनंद ले रहे हैं ना जी। चलिए, तो इसको खत्म करते हैं जल्दी से फटाफट। कार्बोक्सिलिक एसिड पे अब आ गए हम लोग अपना आखिरी पड़ाव पर आ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बोक्सिल functional group COH are called carboxylic acid. The carboxyl group consists of a carbonyl group attached to a hydroxyl group. Actually आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये कीटोन भी है और अल्कोहल भी है। एक्चुअली ऐसा जब हो जाता है ना तो कीटोन रह जाता है, ना ये अल्कोहल रहता है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता रहता है, इसलिए ना तो ये कीटोन बचता है बच्चा और ना तो ये अल्कोहल बचता है मेरे प्यारे बच्चा। समझते हो क्या बात को? तो समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, कहते हो अंधेरा है। तो ये बात ध्यान रखना, इस वजह से ना ये अल्कोहल हुआ ना ये कीटोन हुआ, ये हुआ एक नया फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है जी बच्चा लोग, हेंस इट्स नेम एज कार्बोक्सिल। ओके, अच्छा एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स मे बी एलिफेटिक और मे बी एरोमेटिक, यानी बेंजोइक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप, तो एल्काइल है कि एराइल है, जिससे अटैच है उस तरह से हम कर लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फाउंड इन नेचर, सम हायर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी 12 से 18 नोन एज फैटी एसिड। तो बहुत लंबे चौड़े जब तुम लेते हो ना
फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड्स, occur in natural fats as esters of glycerol. Carboxylic acids have serve as starting material for several other important organic compounds such as anhydrides, esters and chlorides or amides. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बहुत सारी और चीजों को भी बना सकता है, जैसे कि आपका एनहाइड्राइड, इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दोगे तो पानी निकल जाएगा और आपस में जुड़ करके एनहाइड्राइड बना लेंगे। एस्टर्स बनाना है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को आप रिएक्शन करा दो तो एस्टरिफिकेशन होता है, जिससे एस्टर बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो SOCl2 से रिएक्ट करा दोगे तो वो निकल करके क्या बन जाएगा, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लास्ट में OH है, अगर वो NH2 से रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा। ये सब चीज हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे बात। सिंस द कार्बोक्सिलिक एसिड आर एमंग्स द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द नेचर, सबसे पुराने थे, है ना ये लोग, जिनको नेचर से अलग किया गया था। लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, बहुत सारे को कॉमन नेम से जाना जाता है, जैसे इनके सामने इक एसिड और हैव बीन derived from the Latin और Greek names on their natural sources। देखो यहाँ पे कैसे किया था, जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एसिड है ना, इसको कैसे रेड एंड्स, इसको फॉर्मिका बोलते हैं, उससे निकल गया तो फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एसिटिक एसिड, इसको विनेगर से निकालते हैं, लैटिन नेम एसिटम है विनेगर का, तो एसिटम से एसिटिक एसिड हो गया। ब्यूटायरिक एसिड इस फ्रॉम रैंसिड बटर होते हैं, जिसका लैटिन नेम ब्यूटाइरम है, तो ब्यूटारिक एसिड मतलब बीन्स बटर, तो उससे निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और ब्यूटारिक एसिड आपने देखा। इन IUPAC सिस्टम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द एंड ई को हटा देते हैं, क्योंकि एल्केनोइक एसिड होता है तो ई हट जाएगा, तो ई और ओ दो वॉवेल्स एक साथ नहीं होते, करस्पॉन्डिंग एल्केन विद द ओइक एसिड। तो द नंबरिंग ऑफ द कार्बन, देखो जहां पे जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि CHO हो गया एल्डिहाइड, है ना, या COOH हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, या CN हो गया आपका नाइट्राइल्स, तो इनका नंबरिंग जहां से ये होते हैं वहीं से इनकी नंबरिंग शुरू होती है, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन है कि जहां से भी खड़े हो जाएंगे वहीं से नंबरिंग शुरू होगी, इनको 1 देते हैं। तो वही बात ये कहे जा रहे हैं बच्चे, वही बात ये कहे जा रहे हैं कि देखो फॉर in the numbering of carbon chain, carboxylic carbon is numbered 1 for naming compound containing more than one carboxylic group। अगर एक से ज्यादा है तो हम डाइओइक ट्राइओइक लगा सकते हैं। डाइओइक ट्राइओइक नहीं होता है, देखो गलती से मुंह से निकला है, इसको वापस लेता हूं। ट्राइओइक एसिड इज नॉट पॉसिबल, ट्राइओइक एसिड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। कैसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे करेंगे ये समझना, ट्राइओइक नहीं कहेंगे, है ना, ट्राइओइक नहीं कहेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक कह सकते हैं, ये बात ध्यान देना, ठीक ना बच्चे। ट्राइओइक नहीं कहेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक, तभी तो उसको कार्बोक्सिलिक कहा गया। यानी जैसे हमने ट्राई कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड में हमने ट्राई अल कभी नहीं कहोगे, ट्राई अल नहीं कह सकते, डाई अल होता है लेकिन ट्राई अल नहीं होता है। ट्राई अल जब भी आता है यानी 3 लेवल डिहाइड आएंगे तो हमको कार्बल्डिहाइड सिस्टम पे जाना पड़ता है, और उनमें CHO को नंबर नहीं देते हम लोग, ये मैंने पढ़ाया हुआ पहले से, आप लोग जानते हैं। जैसे हमने आप याद कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के को एग्जांपल में दे सकता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 अगर हम लोग लगा देते हैं तो हम ट्राइओइक एसिड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर आप किसी दो अगर आपके पास हैं, सपोज कीजिए यहाँ पर पेन चेंज करो भाई, हाँ 1 2 3, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH है, तो आप अगर आप लंबी चेन लेते हो तो लंबी चेन 1 2 3 4 5 यही हो सकती है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, तो इसको छोड़ोगे तो उसको सब्स्टिट्यूएंट समझोगे। तो किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप नहीं लिख सकते, यानी किसी एक फंक्शनल ग्रुप के लिए एक ही कंपाउंड के अंदर प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए ट्राइओइक एसिड नहीं पॉसिबल है। इसीलिए एक नया सिस्टम लाया गया कि पूरे COH को ही छोड़ दो और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह से इसका नाम करो, जैसे कि हमने कार्बल्डिहाइड किया था, किसके लिए, CHO के लिए किया था बच्चे लोग। तो इसमें नंबरिंग ऐसे कर देते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी कार्बोक्सिलिक, बोलते हैं प्रोपेन 1, 2, 3, यहाँ पे ई जिंदा हो जाएगा, किससी आ रहा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड,
समझते हो क्या बात को बच्चे? समझते हो क्या बात को? यही ट्राई कार्बोल्डिहाइड था जब हम एल्डिहाइड कर रहे थे तब। तो वही चीज अगर ये CHO होता तो कुछ नहीं बदलता, सिर्फ क्या बोलता था, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वहां पे हम कार्बोल्डिहाइड लिख देते, सिर्फ इतना ही बदलता। चलो आगे चलते हैं बच्चा लोग, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, इसको मिथेनोइक एसिड कह रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये एसिटिक एसिड है जिसको हम इथेनोइक एसिड कह रहे हैं। ये आपका प्रोपेनोइक एसिड है जिसको हम प्रोपियोनिक एसिड भी कहते हैं कॉमनली। ये आपका ब्यूटायरिक एसिड है जिसको हम लोग ब्यूटेनोइक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये आइसोब्यूटायरिक एसिड है जिसको हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। कैसा हुआ देखो, ऐसा, ये देखो ऐसा, ऐसा COH। तो 1 2 3 कहोगे तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो गया है ना। अब यहाँ पे डबल वाला देखो, ये देखो, ये हमारा है इथेन डाइओइक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड को हम इथेन डाइओइक एसिड कहते हैं बच्चा लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक चीज तुमको समझाऊंगा, जब डाइओइक एसिड की बात आती है तो मैं एक चीज आप लोगों को बताया हुआ हूँ, वो फिर से बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ओम्स गैप्स, मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक आपका एक याद करने का आसान तरीका है, ठीक है जी। इसको न्यूमोनिक्स वगैरह तुम बोलते हो तुम लोग, ठीक है। मैं बहुत न्यूमोनिक्स पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए समझिए। इसमें है OMSGAPS, ओम्स गैप्स। और इसमें हम लोग कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो CH2 और COOH है और COOH है, इसके आगे होल N कर दो, और यहाँ पर क्या है, N इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है, 0 है तो ये ऑक्जेलिक हो गया। N इज इक्वल टू 1 है, ठीक है बच्चे, तो ये क्या हो गया, मेलोनिक हो गया, मेलोनिक हो गया, ठीक है। अगर ये 2 है तो सक्सीनिक हो गया, सक्सीनिक एसिड हो गया, ठीक है। अगर ये 3 है तो ग्लूटेरिक हो गया, ग्लूटेरिक हो गया। अगर ये 4 है तो एडेपिक हो गया, एडेपिक एसिड हो गया, ठीक है बच्चे, एडेपिक हो गया, ओके। अच्छा, अगर ये 5 है तो पैमेटिक हो गया, पैमेटिक हो गया। अगर ये 6 है तो सुबेरिक हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, सुबेरिक एक बार चेक कर लेना कि वैस्टिक या सुबेरिक है। चलो आगे चलते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ट्राइओइक एसिड नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये बेंजोइक एसिड हो गया, तो ये बेंजोइक एसिड कर दिया। इसको हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसको कार्बोक्सिलिक कहते हैं, ठीक ना। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे देखो 1 2, अब ये फेनिल हो गया, ये फेनिल, फेनिल 2 फेनिल इथेनोइक एसिड है ना, ये समझना बात को अच्छी। और ये ऐसे तो क्या है, फेनिल एसिटिक एसिड, लेकिन इसको 2 फेनिल हम इथेनोइक एसिड कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, इसको बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो थैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड, टर्बथैलिक एसिड, 3 होता है। एक होता है अगर दोनों अगल बगल हो जाए तो इसको बोलते हैं थैलिक, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। और अगर एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो तो इसको बोलते हैं आइसोथैलिक, पी साइलेंट होता है, तो आइसो, PHTHALIC, आइसोथैलिक। और एक होता है अगर दोनों टर्मिनल पे हो तो टर्बथैलिक एसिड, टर्मिनल पे है पैरा पोजिशन पे है तो टर्बथैलिक एसिड, टर्बथैलिक एसिड, TERP, ठीक है, HTHALIC, थैलिक एसिड, ठीक। तो ये हो गया। चलिए, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर क्या है, आप देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये निकल जाएगा अगर तो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, और कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है वो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस स्टेरॉइड है। तो आप ये समझिएगा कि क्यों क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिडिक क्यों कहते हैं। पहली बात तो समझिए कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और 120 डिग्री से यहाँ पर होता है, एंगल होता है। द कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन द कार्बोनिल कार्बन बिकॉज द पॉजिटिव पॉसिबल रेजोनेंस। अब ये कह रहे हैं कि भाई कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे ना कि कार्बोनिल कार्बन जो है वो कौन सा अच्छा होता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का, किसका अच्छा होता है। तो यहाँ पर देखो, जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कीटोन की बात मैं कर रहा हूँ, कीटोन या एल्डिहाइड की बात करता हूँ, ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन की। तो यहाँ से अगर कोई देने वाला ग्रुप लगेगा तो उसको खत्म करेगा,
तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी जो है, अगर कार्बोक्सिलिक की देखोगे तो यहाँ पर अगर ये टूटेगा, सपोज करो ये बॉन्ड टूटता है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर O पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है ये देखो H। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये इसको खत्म कर देगा, इसकी पॉजिटिविटी को। तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करोगे कार्बन की, तो कम हो जाती है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है ना। बात समझिएगा ध्यान से, यानी कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो खत्म हो गया, वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया रेजोनेंस के द्वारा। इसका मतलब कार्बन की यही कह रहे हैं कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, तो कार्बोनिल कंपाउंड की तुलना में बहुत कम होती है, ये बात कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो गिव द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईपीसी नेम आप लोग लिख लीजिएगा, इसको पूरा समझा चुका हूं, दोबारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप खुद करिएगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल देना, कमेंट बॉक्स में डाउट को डाल देना, मैं डाउट को जरूर क्लियर करूंगा आप लोगों का। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, तो पहला देखिए मेथड क्या है, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अभी ये पढ़े थे हम लोग, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, उसको और ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हो तो वो एल्डिहाइड तक ही रह जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, ठीक है ना। तो हम क्रोमियम ऑक्साइड लगाते थे या पीसीसी लगाते थे तो एल्डिहाइड तक ही रहता था। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि स्ट्रांग है इन न्यूट्रल एसिडिक अल्कालाइन मीडियम, तीनों के तीनों मीडियम में। पोटेशियम परमैंगनेट चाहे वो क्या हो, न्यूट्रल मीडियम में हो, चाहे एसिडिक मीडियम में हो, चाहे अल्कालाइन मीडियम में हो, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो एसिडिक मीडियम में ही होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। तो देखो ये जो आपका जोन्स रिएजेंट है ना, ये कई बार पूछा गया है जोन्स रिएजेंट। तो CrO3 जो है ये एसिडिक मीडियम में जोन्स रिएजेंट बोलते हैं इसको, जोन्स रिएजेंट, जो कि बदल देता है किसको, अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्राइमरी अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट Cr2O3 एसिडिक एसिड H2SO4 के प्रेजेंस में लेते हैं इसको, तो ये बन जाता है क्या, जोन्स रिएजेंट के द्वारा बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा हमने क्या बना लिया, प्राइमरी अल्कोहल से हमने बना लिया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम एल्डिहाइड बाय यूजिंग ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हम लोग बना सकते हैं, अभी हम लोग सेक्शन 12.4 में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, एल्काइल बेंजीन जो होंगे बच्चों, अगर तुमने स्ट्रॉन्ग केमनोफोर लगा दिया, एल्कलाइन केमनोफोर लगा दिया, तो बच्चे जितना भी लंबा चौड़ा लगा हो इस पर, जितना भी लंबा चौड़ा इस पर लगा हो, ठीक है, और कई जगह लगा हो, सब के सब ये भी COH बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। तो यहाँ पे लगा है देखो COH बदल गया, और पानी डाल दोगे पहले COK में, क्योंकि K है यहाँ पर, तो K में रहेगा, पानी डाल दोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। लंबा लगा हुआ है, प्रोपेन लगा हुआ है, तो भी जो है COK बना, पानी डाल बेंजोइक एसिड बन गया। यहाँ तक कि अगर आप दो लगा देते हैं, तीन लगा देते हैं, तो सब यहाँ पे C मान लो है, यहाँ पे C लगा दिया गया, और आपने लगा दिया केमनोफोर लगा दिया अल्कलाइन मीडियम में हॉट, तो क्या करेगा बच्चों, ये यहाँ पे COH, यहाँ पे भी COH, और यहाँ पे भी COH बना देगा बच्चों, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन, उससे कोई मतलब नहीं होता बच्चों, ठीक है ना। हाँ, अगर ट्राई होता, प्राइमरी और सेकेंडरी तो बना देगा साइड चेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन बदल देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो बदल जाते हैं, ऑक्सीडाइज इन दिस मैनर, व्हाइल टर्शियरी ग्रुप आर नॉट इफेक्टेड। टर्शियरी ग्रुप इससे इफेक्ट नहीं होते, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर टर्शियरी आप लगा देते हैं, टर्शियरी लगा दिया आपने, जैसे यहाँ पे C ऐसे लगा दिया गया, तो केमनोफोर से ये कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एमाइड्स, ये भी खूब हम लोग पढ़े हैं। नाइट्राइल्स और एमाइड्स से आप देखिए कैसे बनते हैं। नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज टू एमाइड्स एंड देन, पहले हाइड्रोलाइज करते हैं एमाइड तक, और फिर क्या करते हैं, नाइट्राइल्स आर हाइड्रोलाइज टू एमाइड्स एंड देन टू एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ H+ और OH- एज कैटलिस्ट। माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस आर यूज्ड टू स्टॉप द रिएक्शन एट द एमाइड स्टेट। अगर आपको एमाइड तक रोकना है तो आप रोक दीजिए, जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, पानी लगाओ, यानी H+ और OH- लगाओ मार्कोनिकॉफ एडिशन के द्वारा, तो यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH मिल जाएगा, ये हो गया। ये होते हैं, देखिए, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर एक पानी लगेगा, तो यहाँ पे RCOH हो जाएगा, यहाँ पे COH हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और NH2 हो जाएगा।
फिर से पानी लगा दिया, एक पानी और लग गया, ठीक है, H+ और OH- लग गया। और ये 2 OH जो है एक कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों इससे, इससे वो निकल जाएगा पानी और बनेगा RC≡ONH2, है ना। RCONH2 क्या होता है, हमारा एमाइड होता है, ये आप जानते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा है कि RCN से हम किस तरह से हम बनाएंगे, और इसको भी तो यहाँ पे RCONH2 हमने कर लिया। अब फिर एक बार और हाइड्रोलिसिस कर दो, एक बार और हाइड्रोलिसिस कर दो H+ और OH- से बच्चों, तो H मिलेगा, इस पर देखो ये इस पर अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा, आप जानते ही हो। तो RCO यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ये इस और ये इस पर इस कारण पे क्या ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो H इसको मिल गया, OH इसको मिल गया और प्लस NH3 मिल गया बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो हमने क्या किया, हमने नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस किया, है ना, हाइड्रोलिसिस किया। तो आप यहाँ चाहे तो आप नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कीजिए तो पहले एमाइड बनेगा, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनेगा, फुल हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। या एमाइड ही ले लीजिए, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पे देखिए एमाइड लिए हैं, हाइड्रोलिसिस कर दिए हैं, तो बन गया हमारा क्या, बेंजोइक एसिड। तो बहुत आराम से समझ सकते हो कि नाइट्राइल को अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्राइल्स की तो एमाइड बनता है, और फुल हाइड्रोलिसिस करते हो तो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बन जाता है, ठीक है, और अमोनिया गैस निकल जाती है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CO और यहाँ पे O है, ठीक है, और RMgX आपने ले लिया, RMgX ले लिया, तो CO पे देखिए यहाँ पे ये तो डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, ये बॉन्ड इधर टूटेगा और ये R- वाला यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, और ये जो पूरा पोर्शन है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, O डबल बॉन्ड C, है ना, और यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे O और Mg और हमारा X आ गया। इसकी आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए H3O+ लगा करके, तो RC डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा, और आपका MgOH X निकल गया। तो बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, आप बड़े आराम से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट react with carbon dioxide dry ice to form salt of the carboxylic acid, which in turn give corresponding carboxylic acid after the acidification with the mineral acid. As we know, the Grignard reagent and nitriles are prepared from the alkyl halide. यूनिट 10 में हमने पढ़ा है इस चीज को। तो एबव मेथड, तो एल्काइल हैलाइड से क्या करना है, आज जानते हैं एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से कैसे बना सकते हो, एल्काइल हैलाइड का केसीएन से रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा, एल्काइल नाइट्राइल बन जाएगा, ठीक है ना। और एल्काइल हैलाइड का आप एल्काइल हैलाइड है उसको आप मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दीजिए, तो मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा, है ना। तो एल्काइल हैलाइड से आप दोनों बना सकते हो। समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना। आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो अगर आप इसको Mg से रिएक्शन करा दीजिए तो आपका ग्रिग्नार्ड बन जाएगा RMgX, और इसका आप क्या करा दीजिए KCN से करा दीजिए, KCN से तो बन जाएगा RCN, है ना। अब आप इस पर CO2 का रिएक्शन करा दीजिए तो फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो आपका बन जाएगा RCOH, और इस पर आपने क्या किया, H3O+ इसका हाइड्रोलिसिस ही कराएगा आपको, H3O+ कई बार कराना पड़ेगा, तो R पहले बनेगा RCONH2 बनेगा, एमाइड बनेगा, और फिर करा दो हाइड्रोलिसिस आप इसको, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एमाइड बनेगा, और फुल हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो बच्चे क्या बनेगा, RCOH बन जाएगा। तो ये बात हमने पूरा सीखा, और कैसे हम बनाएंगे ये आप समझ गए, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोग एल्काइल हैलाइड से इस तरह से सीख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से दोनों चीज बना सकते हैं। तो यानी हमको कोई एल्काइल हैलाइड दिया हो तो उससे हम लोग अपना करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पा सकते हैं दो तरीके से। एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे CO2 का रिएक्शन करा करके, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके, फिर उस पर CO2 का रिएक्शन करा दो, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो, या KCN से रिएक्शन करा के नाइट्राइल बना लो और उसको फिर हाइड्रोलिसिस करो तो पहले एमाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ इसमें जो है 3 और 4 कह रहे हैं आर यूजफुल कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड्स। देखिए यहाँ पे 3 और 4 क्या है पहले समझ लो, 3 और 4 क्या है पहले समझते हैं। देखिए हाँ, ये 3 और 4 जो क्वेश्चन हमने किया है इसमें, इसमें कह रहे हैं कि 3 और 4 जो है ये इसमें एक कार्बन बढ़ जा रहा है, क्योंकि CO2 आपने CO2 का रिएक्शन कराया, एक कार्बन बढ़ गया, तो 3 एंड 4 जो है आर यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड, are useful for converting alkyl halide into corresponding
कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 1 कार्बन मोर। सही बात है, एक कार्बन बढ़ रहा है ना, चाहे आप अल्काइल हैलाइड लेते हो, अगर आप RX लेते हो तो उसमें क्या बन रहा है, RCOH बन रहा है ना बच्चे बाद में, और RX ले रहे हो तो चाहे R MgX बना के करना हो, चाहे आपको RCN से करना हो, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ जा रहा है ये वाला, तो इसलिए कहते हैं इसको हम स्टेप अप या असेंडिंग द सीरीज कहते हैं। एक कार्बन जब बढ़ जाता है इसको हम स्टेप अप रिएक्शन बोलते हैं या असेंडिंग सीरीज का रिएक्शन बोलते हैं, यानी आगे बढ़ता हुआ एक कार्बन बढ़ गया, राइट। चलिए, फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, समझना बच्चे, एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड में पानी मिला दो, एसिड हैलाइड में पानी मिला दो, है ना, बन जाएगा, क्योंकि पानी निकाले हो और कुल्लरी लगा दो, यहाँ पर RCOCl है, पानी मिला दो इसमें HOH, H प्लस OH माइनस, ठीक है जी। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, देखो यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, H प्लस उस पर गया, OH माइनस इस पे गया और Cl निकल गया, समझ गए। तो RCOH, यहाँ पर RCOH और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये प्लस Cl माइनस, सीधा पानी डालोगे तो बन जाएगा एस्टिक एनहाइड्राइड, यानी एनहाइड्राइड, अगर आपने एनहाइड्राइड लिया तो एनहाइड्राइड बनता क्या है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ते हो तो पानी निकलता है और एनहाइड्राइड बनता है। तो अगर आप एनहाइड्राइड लेते हो और पानी डालते हो तो वही दो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए, यहाँ पे देख लो साफ साफ। और अगर आप ये क्या था, बेंजोइक एनहाइड्राइड था, जो कि बेंजोइक एसिड, दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड से मिलकर बना था। अगर बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड ले रहे हो, इसका मतलब क्या है, बेंजोइक एसिड बनेगा और इथेनोइक एसिड बनेगा, क्योंकि यही दोनों आपस में जुड़े थे, तब तो जाकर के बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसी का उल्टा करोगे बच्चे, अगर -H2O करते हो, इसी को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। अब इसमें किसका OH जाता है, किसका H जाता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फ्रॉम एस्टर्स, एस्टर को क्या करो, अगर एस्टर है तो एस्टर का, सॉरी ये तो हमने क्या किया था, एस्टरिफिकेशन, ये जो हमने किया है ये एस्टरिफिकेशन नहीं है, इसको सही कर लेते हैं, इट इज नॉट एस्टरिफिकेशन, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, मैं सही कर दूं, ये क्या है, हाइड्रोलिसिस, हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। चलो ठीक है, अगर पानी इसमें से निकाल देंगे तो डिहाइड्रेशन, ये तो हाइड्रोलिसिस हुआ और ये डिहाइड्रेशन हुआ, इसको डिहाइड्रेशन में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाइड्रोलिसिस तो ये हुआ है जो आपने अभी बेंजोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड से बनाया है, तो बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, वो हाइड्रोलिसिस हुआ, यानी पानी में डाल करके आपने तोड़ दिया, तो हाइड्रा मतलब पानी और लिसिस मतलब तोड़ना, ठीक है बच्चे, तो हाइड्रोलिसिस हुआ। और अभी जो हम यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं रिएक्शन, ये होगा डिहाइड्रेशन, यानी पानी आपने निकाल दिया, तो डिहाइड्रेशन करेंगे, यानी हम बेंजोइक एसिड और इथेनोइक एसिड का एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड बन जाएगा। अब एस्टर क्या होते हैं, एसिड और, देखो एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल मिल करके एस्टर बनता है, यहाँ पे दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा हुआ है, तो एसिड और अल्कोहल को मिला दोगे तो एस्टरिफिकेशन होगा और क्या बन जाएगा बच्चे, एस्टर बन जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये है देखो एक चीज समझना जरूरी है यहाँ पे, अब COO C2H5 था, ठीक है, तो हमें एक्चुअली ये बॉन्ड यहां से, देखो ये जो है बेंजोइक एसिड बनेगा, ये फिनॉल नहीं बनेगा, इस चीज को समझना पड़ेगा। फिनॉल बनने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना चाहिए था, वो टूटेगा नहीं क्योंकि वहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से, और ये बन जाएगा हमारा C2H5OH। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे इसको हम लोग और डिटेल में भी समझेंगे। चलिए, लिख रहे हैं कि राइट द केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेन ओइक एसिड करना है तो KMnO4 लगा दो, बेंजाइल अल्कोहल टू फेनिल एथेनोइक एसिड, तो आप KMnO4 लगा दो सीधे। बेंजाइल अल्कोहल था जी, बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये होता है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, CH2OH है, सीधे क्या कर दो, इसको ऑक्सीडेशन कर दो। ब्यूटेन बनाल था तो उसको ऑक्सीडेशन, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन टू 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन है, यहां पे समझना 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन से बेंजीन 1,4 कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, ध्यान से समझिएगा, अरे ये सॉरी 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड चाहिए, तो 3 इससे हमको चाहिए 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड चाहिए, ठीक है। तो
तो यहाँ पे COH चाहिए आपको और 3 पर नाइट्रो मेंटेन रहे, ऐसा चाहिए। तो क्या करना चाहिए हमको, इसको आप क्या करो, MgBr कर दो, ठीक है, इसको MgBr, इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट कर दो, MgBr जाएगा, फिर CO2 से रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस कर दो, है ना। तो क्या करोगे, पहले करेंगे हम लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन, तो MgBr बन जाएगा, फिर उसके वास्ते क्या करेंगे, CO2 से रिएक्शन कराएंगे और थर्ड इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे। समझ में आई बच्चे बात को कि नहीं समझ में आई बच्चे बात को, है ना। तो पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओगे तो MgBr बन जाएगा ये, फिर CO2 से रिएक्शन कराओगे तो COH वहां पे लग जाएगा, वहां पे COH बन जाएगा, CO और फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो निकल जाएगा वो, ठीक है। 4 मिथाइल एसिटोफिनोन टू बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एसिटोफिनोन क्या होता है, RCO, यहाँ पे देखो COCH3, ये एसिटोफिनोन होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4 मिथाइल, आप एल्कलाइन के MnO4 लगा दीजिए, दोनों को उड़ा देगा वो, और 1 आपका बन जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सी बन जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। साइक्लोहेक्सीन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, साइक्लोहेक्सीन है तो इसको कह रहा है कि 1,6 डाइओइक एसिड, ये अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे एल्कलाइन के MnO4 लगा दोगे तो साइक्लोहेक्सीन है, तो देखो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन अगर बनाते हो, साइक्लोहेक्सीन अगर बनाते हो तो साइक्लोहेक्सीन को अगर आप एल्कलाइन के MnO4 लगाते हो तो एल्कलाइन के MnO4 क्या करता है बच्चे, देखो यहाँ पे KMnO4 लगाते हो, एल्कलाइन के MnO4 और OH माइनस के प्रेजेंस में और हॉट में है, हॉट, तो क्या करता है बच्चे, ये पाई यहीं से तोड़ देता है इसको, ठीक है। तो यहाँ जहाँ और जो टर्मिनल होंगे पहले उनको CHO में बदलेगा, फिर COH में बदलेगा, तो बहुत अच्छे रिएक्शन है, समझ लेना इसको आप। जहां कहीं पर भी डबल बॉन्ड ऐसे, सपोज करो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो आप यही चीज लगा दोगे, सेम चीज लगा दोगे यहाँ पर, डू यही चीज, तो आपको क्या करेगा, यहाँ से ये तोड़ देगा और यहाँ से तोड़ देगा, समझना बात को। तो ये ऐसे इस कार्बन पर COH आ जाएगा, इस कार्बन पर COH आएगा, ये कार्बन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पर आएगा, फिर ये कार्बन ऐसे है, ठीक है बच्चे। तो ये कार्बन पे COH आ जाएगा, COOH आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और ये कार्बन ऐसे है, यहाँ पर COH आ जाएगा, और एक जो है कार्बन HCOH बदल जाएगा। देखो बहुत शानदार चीज मैं बता रहा हूँ, और HCOH में बदल जाएगा, और ये फिर HCOH जो होता है वो टूट जाता है CO2 में और पानी में। ये बहुत ही शानदार चीज बता रहा हूँ। तो जहां जहां आप पाई बॉन्ड देखेंगे उस पाई बॉन्ड को वहीं से काट दो, और जो कार्बन बचते हैं वो टर्मिनल बचते हैं उनको COH में कन्वर्ट कर दो, सीधी बात। तो यहाँ से देखो, यहाँ से काटा हमने, यहाँ से काटा हमने, तो यहाँ पर ये कार्बन COH में बदला, ये कार्बन भी COH बदल गया, देखो ये कार्बन ये वाला है, ये कार्बन ये वाला है, ठीक है। और फिर यहाँ से जब काटा हमने तो ये कार्बन COH बदला, देखो ये कार्बन COH में बदला है हमने, और एक कार्बन यहाँ पे C था वो भी हमने SCH में बदला है, और ये SCH बदल करके CO2 और H2O में फाइनली टूट जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? तो इस तरह से हम सीखते हैं बच्चे, ये है NCERT सीखने का सही तरीका, मैं जो समझा रहा हूँ। फिर ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना, तो एल्डिहाइड से आपको ओइक एसिड बनाना है, कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे बना देगा, ठीक है बच्चे। चाहे वो CrO3 ले लो, चाहे वो K2Cr2O7 ले लो, चाहे वो आप वो ले लो। देखो यहाँ पे बना भी रहे हैं, देखो यहाँ पे सब समझा भी रहे हैं, ये चीज सारी चीजों को यहाँ पे समझा रहे हैं कि यहाँ पे कर रहे हैं आप जोन्स रिएजेंट ले लीजिए, उससे बना दीजिए, यहाँ पे HBr लेकर के KCN लगाइए, फिर उसको बना दीजिए। अच्छा उसमें क्या था, बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनोइक एसिड था ना, फेनिल एथेनोइक एसिड। तो ठीक है, कर लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर कहीं मुझसे कुछ छूटा हो, गलती हुआ हो तो देख लेना, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अगर कुछ छूटा होगा, गलती हुआ होगा तो यहाँ पे सोल्यूशन तुम लोग देख लेना। बाकी जहां जहां इंपॉर्टेंट था ये सब मैं बता दिया हूँ आप लोगों को अच्छे से, ठीक है, ये सब बता दिया। चलो अच्छा देखो यहाँ पे वीक मैंने कहा ना, जो वीक ले लेना, तो अमोनिकल एजेंट लोगे, अमोनिकल नाइट्रेट लोगे तो CHO जो है वो इसमें बदल जाएगा, ये है ना, वीक लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया KMnO4 ले लोगे, अल्काइन KMnO4 ले लोगे तो हीट करोगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसका आपको एग्जाम्पल भी समझा दिया, और इसमें मैंने कहा था कि आप क्या कीजिए, हाँ अल्काइन KMnO4 ले लेंगे तो दोनों को ही ये बदल देगा, और फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो दोनों भी आ जाएगा, ये मैंने सही बताया था। और मैंने ये भी सही बताया था, पहले ये ले लीजिए, फिर CO2 ले लीजिए, फिर H2 ले लीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, एक कार्बन बढ़ाना था तो उसमें CN से रिएक्शन, पहले अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड से KCN से रिएक्शन करा दो, तो KCN जब भी तुम्हें एक कार्बन बढ़ाना होगा ना, जब भी तुम्हें एक कार्बन बढ़ाना होगा तो क्या करोगे, उसमें आप पहले क्या करोगे, ब्रोमाइड है तो मतलब कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसको क्या करोगे, चेंज करोगे KCN से रिएक्शन करा करके उसको नाइट्राइल बनाओगे, तब फिर काम करना, ठीक है ना, ईजी है।
और अगर मान लो एल्केन है तो एल्केन पे क्या पहले क्या करो, एल्केन पे पहले लगा दो हेलोजन। कैसे लगाओगे, हेलोजिनेशन करोगे, सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करा दो तो हेलोजिनेशन हो जाएगा उस पर, फिर कर दो, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं। इंटेक्स क्वेश्चन है, शो हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। एस्टोफिरोन है, अभी हमने किया पीछे ऊपर। इथाइल बेंजीन है, केमनोफोर लगा दो। ब्रोमोबेंजीन है, आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराओ, फिर CO2 से कराओ, फिर हाइड्रोलिसिस कर दो। फिनाइल फिनाइल इथीन है, ये देखो ये फिनाइल इथीन है, ये इस पर भी अल्काइन केमनोफोर लगा दोगे तो भी ये बन जाएगा क्या, बेंजोइक एसिड। तो अल्काइन केमनोफोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि बेंजीन पे कुछ लगा है तो उसको बदल देता है किसमें, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। बहुत बहुत शानदार एजेंट है, बहुत ही शानदार एजेंट है ये। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स आर कलरलेस। 9 कार्बन तक कलरलेस है, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर विथ अनप्लेजेंट ओडर्स, बदबू होता है, मतलब खराब स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती, ठीक है। द हायर एसिड आर वैक्स एंड सॉलिड लाइक are practically odorless due to their low volatility. Carboxylic acid are high boiling point liquid than aldehydes. Aldehydes से ज्यादा होते हैं, कीटोन से भी ज्यादा होते हैं, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होते हैं कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से, क्योंकि मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है इसकी, इस वजह से क्या होते हैं, ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है। बहुत शानदार बात यहाँ पे कही गई है। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखो, हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हाईयर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड देन एल्डिहाइड, कीटोन, इवन अल्कोहल्स। बहुत शानदार बात है, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, कार्बोक्सिल सबसे ज्यादा होगा, फिर अल्कोहल होगा, फिर एल्डिहाइड होगा, फिर कीटोन, सॉरी फिर कीटोन होगा, फिर एल्डिहाइड होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कंप्लीटली इवन इन द वेपर फेज। वेपर फेज में डाइमर बन के उड़ते हैं, वेपर फेज में क्या होते हैं, ये डाइमर बन के उड़ते हैं। तो इनफैक्ट द मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है एग्जिस्ट इन डाइमर इन द वेपर फेज और इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में और गैस में कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के फॉर्म में होता है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर। यानी 4 कार्बन तक मिसिबल है, उसके बाद वो विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि जब लेंथ बढ़ेगी तो वो हाइड्रोफोबिक होती है। तो वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, द solubility decreases with increase in the number of carbon atoms. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. तो जब चेन बढ़ेगी तो वो हाइड्रोफोबिक है, तो वो नहीं होगी। छोटे कार्बन तक यानी 4 कार्बन तक, 4 कार्बन तक जो है वो मिसिबल होंगे, क्योंकि वो OH जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ। बेंजोइक एसिड एंड सिंपलेस्ट एरोमेटिक, बेंजोइक एसिड जो है वो द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज नियरली इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो बेंजोइक एसिड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि इनसॉल्युबल वाटर, इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर आल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं जो वो लेस पोलर में वो डिजॉल्व आते हैं, जैसे बेंजीन में, ईथर में। और बेंजीन में जो होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो डाइमर बेंजीन में बनाता है, ध्यान रखिएगा। बेंजीन में डाइमर बनाता है, ये आपका ध्यान रखना होगा। पानी में टूटेगा, पानी में जो है कार्बोक्सिलिक एसिड टूट जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा, लेकिन बेंजीन में डाइमराइजेशन होता है। ये चीज हम लोगों ने सोल्यूशन में पढ़ा था, वहां पर हमने जब वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं तब ये पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग, अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, COOH बॉन्ड है, ये OH, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, कि ये बॉन्ड टूट रहा है, कि ये बॉन्ड टूट रहा है, तो कई सारे रिएक्शंस होंगे हमारे। तो अभी क्या है, OH बॉन्ड का क्लीवेज देख रहे हैं। रिएक्शंस विथ मेटल एंड अल्काइलाइड्स, यानी जो एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा तो मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। वो एसिड बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन वाटर और CO2, क्योंकि देखिए आप जानते हैं क्लास 10th में पढ़े थे कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मेटल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकला, बेस है तो वाटर मॉलिक्यूल निकला, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है,
एसिडिक नेचर है। एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि निकलने के बाद जब वो H+ निकल जाएगा तो CO और O- जो है ना, गजब का रेजोनेंस देते हैं, बहुत ही सिमेट्रिकल रेजोनेंस देते हैं। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिनॉल के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो अनसिमेट्रिकल होते हैं, 4 सेपरेशन वगैरह होता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं देन द, जैसे या इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिड्स होते हैं देन द ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, और फिनॉल भी क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज फिनॉल में जब OH निकलता है, OH से H+ निकलता है, तो फिनॉक्साइड आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे भले ही, यहाँ पे तो देखो 2 ही बन रहे हैं, यहाँ पे अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे 2 ही बन रहे हैं, लेकिन सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। इस वजह से ये सिमेट्रिकल होने की वजह से बहुत कंट्रीब्यूटिंग है, इसीलिए फिनॉल से ज्यादा होते हैं स्टेबल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट इन वाटर टू गिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोक्सिलेट आयंस एंड हाइड्रोनियम आयन, जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो कार्बोक्सिलिक, देखिए यहाँ पे ये चीज दिख रही है साफ साफ, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के बीच में सिमेट्रिकली घूमता रहता है और बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस को, इस वजह से वो बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो कार्बन, जो H2CO3 होता है, H2CO3 है ना, तो इसमें CO और O- यहाँ पे देखो 2 माइनस होते हैं। अब इसके पास 3 बनते हैं, है ना, इसके पास जो है 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। इसलिए ये जो है, ये जो H2CO3 होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है सेम काइंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जो कि बहुत कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। तो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा, कार्बोनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज कार्बोनिक एसिड के पास जो कार्बोनेट आयन होता है H+ निकालने के बाद, वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है देन द कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन द फिनॉक्साइड आयन, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द फिनॉल। तो ये बात को बार बार रिपीट करके सुन लेना तुम लोग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड is more acidic than phenol because the carboxylate ion is more resonance stabilized than the phenoxide ion, and carbonic acid is more acidic than the carboxylic acid because the carbonate ion is more resonance stabilized. Why? Because they contribute, the resonating structures are symmetrical and they contribute more to the resonance. आई बात समझ में? अब देखिए कुछ ये KW के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला कहानी आ गया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पानी में डाला गया, देखो यहाँ पर RCOH, मैं यहाँ पे नीचे बना दे रहा हूँ, RCOH को पानी में डाल दो तो बनेगा क्या? H3O+ बन गया, क्योंकि पानी ले लिया H+ को। हम लोग जनरली इस H3O+ के पे H+ लिख देते हैं सहूलियत के लिए, लेकिन चलिए यहाँ पे लिखा है तो लिख देते हैं, यही है। तो देखो यहाँ पे H3O+ ऊपर है, RCO ऊपर है, H2O नीचे है, RCOH नीचे है, ये दोनों रिएक्टेंट है तो नीचे है, और ये दोनों प्रोडक्ट है तो ऊपर है, साफ साफ दिख रहा है। और इसका Ka लिखोगे, Ka तो H2O जो है, H2O को बेटा जब उधर भेज देते हो ना, इसको इधर भेज देते हो, तो ये Ka हो जाता है ना, K इज इक्वल टू K इक्वलेंट इनटू H2O, क्योंकि H2O का जो है ये भी कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज कांस्टेंट और K इक्विलिब्रियम इज आल्सो कांस्टेंट, तो नया कांस्टेंट बनता है Ka, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्यों एक नया बन गया? क्योंकि एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से जुड़ करके मल्टीप्लाई होकर के नया कांस्टेंट बना लेता है, ये हो गया। अब कह रहे हैं कि वेयर K इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड K इज द एसिड, K क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड कह सकते हो, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज जनरली इंडिकेटेड बाई pKa वैल्यू। pK क्या होता है बच्चे? K का उल्टा लॉगरिथम, यानी pKa is the एंटी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, ठीक है बच्चे, तो ये ऐसे होता है। तो pKa जो है हाइड्रोक्लोरिक, और pKa जितना कम होगा यानी Ka उतना ज्यादा होगा और उतना ही अच्छा एसिड होगा, ये बात समझना। तो मोर द लोअर द pKa वैल्यू, मोर विल बी द Ka वैल्यू एंड हेंस मोर एसिडिक विल बी द कंपाउंड। ये बात समझ में आनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है ना। देखो द pKa ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड -7, whereas pKa of trifluoroacetic acid, the strongest carboxylic acid, है ना, benzoic acid and acetic acid are 0.23, 4.19 और 4.76, समझिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, -7 है, जबकि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक एसिड है, 3 F लगे हुए हैं, तो क्या है? 0.23 है।
उसके वास्ते स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्राइफ्लोरो, यहाँ पे ट्राइफ्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ये हुआ होगा, 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, यानी बहुत ज्यादा ये सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हमारा क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड आता है, फिर एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखो बेंजोइक एसिड का 4.19 है और एसिटिक एसिड का 4.76 है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। तो स्मॉलर द पीके स्ट्रॉन्गर द एसिड, ध्यान से, द बेटर इट इज एन प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर सबसे अच्छा होगा जितना कम होगा पीके वैल्यू। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव पीके वैल्यू लेस देन 1। The acids with pK values between 1 and 5 are considered to be moderately to strong acid। देखो ध्यान से, 1 से लेके 5 तक अगर है तो मॉडरेट, 1 से कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 से 5 तक है तो मॉडरेटली टू स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वीक एसिड, ठीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अच्छा, वीक एसिड्स हैव पीके वैल्यू बिटवीन 5 से 15, तो 1 से 5 है, 1 से कम है तो स्ट्रॉन्ग, 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 के बीच में है तो मॉडरेट, और 5 से ज्यादा है तो वीक, वीक, वीक। ये है मॉडरेट और ये है स्ट्रॉन्ग। मेरे पीछे छुप रहा है तो मैं इसको दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, ये देखिए दिखा, ओके। यहाँ पे 1 से कम है तो स्ट्रॉन्ग। तो वीक एसिड्स हैव पीके वैल्यू मोर देन 15। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं कलर चेंज करता हूं, carboxylic acids are weaker than mineral acids because they are strong acids than alcohols, and many simple phenols are pK is 16 of ethanol and 10 for phenol. In fact, carboxylic acids are amongst the most acidic organic compounds you have studied so far. You already know why phenols are more acidic than alcohol। पहले पढ़ चुके हैं हम लोग फिनॉल क्यों है। The higher acidity of carboxylic acid as compared to phenol can be understood similarly। यही मैं अभी तक यही समझा रहा था कि कैसे हो रहे थे। The conjugate base of carboxylic acid, a carboxylate ion, is stabilized by two equivalent में जो मैं सिमेट्रिकल बोल रहा था, वो इक्विवेलेंट इसको ज्यादा अच्छे से बोल सकते हो। तो two equivalent resonating structures in which the negative charge is at the more electronegative carbon atom। The conjugate base of phenol of phenoxide ion has non-equivalent resonating structures in which the negative charge is at the less electronegative carbon atom। Therefore, resonance in the phenoxide ion is not as important as in the carboxylate ion। तो आप लोगों को यही चिल्ला के तब से मैं समझा रहा हूं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो further, the negative charge is delocalized over the two electronegative oxygen atoms in carboxylate ion, where it is less effectively delocalized over the one oxygen atom and less electronegative carbon atom in phenoxide ion। यूनिट 11 में पढ़ चुके हैं हम लोग। Thus, the carboxylate ion is more stabilized than phenoxide ion, so carboxylic acids are more acidic than phenol। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों फिनॉल से मोर एसिडिक होते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखिए इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपने देखा कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड बेस्ट है, यानी अगर कोई खींचने वाला लगा होगा तो वो एसिडिक स्टेट को बढ़ाएगा, कोई देने वाला लगा होगा तो एसिडिक स्टेट को घटाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज को अगर कोई घटा रहा है, खींच रहा है, तो खींचने का मतलब क्या है, वो निगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, और चार्ज को कम करना मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है बच्चे। तो substituent that may affect the stability of conjugate base thus also affect the acidic strength of the carboxylic acid। Electron withdrawing group increases the acidity of carboxylic acid and stabilizing the conjugate base through delocalization of the negative charge by inductive and or resonance effect। Conversely, the electron donating groups decreases the acidic strength by the destabilizing the conjugate base। उसको देगा तो जो है क्या करेगा, वो उसको नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा और उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो H+ छोड़ने के बाद जो हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है उसको स्टेबलाइज करता है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था, इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑर्डर। सबसे तगड़ा CF3 का हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, COOH के बगल में, कहने मतलब ये कि यहाँ पर कौन जुड़ा है, यहाँ पे अगर CF3 जुड़ा हुआ है तब, ठीक है। फिर NO2 जुड़ा है,
CN है, F है, Cl है, Br है, I है, PH है। तो ये निगेटिव स्ट्रेंथ के ऑर्डर में दिया हुआ है 10। अब यहाँ पे देख लो 10 द फॉलोइंग एसिड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन पीके। तो सबसे तगड़ा यहाँ पे CF3 है, वही मेरे यहाँ पे दिखा रहा है CF3, फिर CCl3, फिर CCl2, फिर NO2, फिर NC, है ना, CN जो है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और फिर कंटिन्यू कर रहा था यहाँ से, फिर यहाँ से कंटिन्यू हो गया इधर जो है हमारा, फिर F आ गया, एक ही F है, फिर एक ही Cl है, फिर एक ही Br है, फिर HCOH है, फिर Cl है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, यानी क्लोरीन दूर लग गया, ठीक है। फिर यहाँ पर कंटिन्यू फिर हो रहा है, देखो यहाँ पर, ओके, इस तरह से। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर, ये देखो, फिर CH2COH है, फिर एक कार्बन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे एसिटिक एसिड आ गया, फिर तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से हमारा इंक्रीजिंग, देखो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको मैं जो बताया हूँ वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। और नीचे से चलोगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। एरो आप देख ही रहे हैं, एरो, ये वाला एरो मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका ये सबसे कम जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। तीन फ्लोरीन, फिर 2 फ्लोरीन, फिर 1 फ्लोरीन, ऐसा हो सकता है। 3 फ्लोरीन, 3 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बताया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर कह रहे हैं डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द ग्रुप सच एज फेनिल और वेनिल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड increases the acidic strength of the corresponding carboxylic acid contrary to the decrease expected to the resonance effect। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। अगर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है ना, ये चीज। तो दिस इज बिकॉज द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू विच द कार्बोक्सिल कार्बन इज अटैच्ड, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन द फेनिल और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ while the electron donating group decreases। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो घटाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे खींच रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को देखो, पीके की वैल्यू कम कर रहा है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। चलिए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, अब हम यहाँ पर अभी तक हमने जो सीखा तो OH का क्लीवेज सीखा। तो OH क्लीवेज का मतलब कि एसिडिक नेचर को हम यहाँ पे बात कर रहे थे। सबकी बात किसके लिए हो रही थी, एसिडिक नेचर के लिए हो रही थी, कि एसिडिक नेचर कैसा है। तो OH का टूटना मतलब एसिडिक नेचर की बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं COH की बात टूट रही है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH, यानी ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद द मिनरल एसिड्स विथ P2O5 तो करस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पर एनहाइड्राइड, अगर हम मिनरल एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और ये एनहाइड्राइड बनता है, यानी एक का OH और दूसरे का H निकलते हैं ऐसे, और यहाँ से जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये हम पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि ये एनहाइड्राइड, और इसमें पानी डाल दोगे, यानी बेंजोइक एनहाइड्राइड में पानी डाल दोगे, तो अभी हम सीखे हैं, इसको हम पानी डाल दें तो वापस से एसिड्स मिल जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एसिड्स मिल जाएंगे। अभी हमने बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऐसे ही बनाया है। एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बेस लेते हैं, और ये RC बनाता है, पानी वाली फिल करता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, RCOH मान लीजिए है, ठीक है, और यहाँ पे R-OH। मैं अगर इसको ऐसे कलर बदल दूं, इसको OH को ब्लैक से कर दूं, तो यहाँ पे ये चीज देखना होगा जरूर इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा यहाँ पे पानी निकलता है, सपोज कीजिए यहाँ पे RCO और OR- मिल गया, ठीक है, तो OR- मिल गया, तो ये हमारा जो है कलर में चेंज कर दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो ऑक्सीजन है ये वाला, हाँ चलिए, कलर तो ऑलरेडी चेंज है यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन है ये रेड होगा कि ब्लैक होगा, यहाँ पे ये बात देखनी है कि ऑक्सीजन जो है ये, तो ये ऑक्सीजन जो है बच्चे ये ब्लैक होगा, क्योंकि इसका H जा रहा है, तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका H, एक H है और उसका रेड वाले का OH है, तो HOH ऐसे कर सकते हो ये चीज, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एल्कोहल का O रहता है यहाँ पर एस्टर में एल्कोहल का O होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑक्सीजन को कभी कभी क्या करते हैं, वो उसका आइसोटोप दे करके पूछ देते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये बात ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का O होता है। अब देखिए मैकेनिज्म बता रहे हैं कि कैसे होता है।
तो मैकेनिज्म ऑफ द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे होता है एस्टरिफिकेशन देखते हैं। द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ अल्कोहल इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। एसाइल मतलब आरसीओ, ठीक है। प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन एक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल। देखो ये H प्लस है, ये H प्लस से क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये H प्लस यहाँ पे लग गया, प्रोटोनेशन हो गया, यानी यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल, जो हमारा O का लोन पेयर है, यहाँ पे जो हमारा लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है अटैक कर गया हमारे H प्लस पर, ठीक है। थोड़ा सा पेन स्लो काम कर रहा है, अभी आ जाएगा आपके पास, ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो RCOH है, देखिए यहाँ पर आ गया। तो RCOH ये लोन पेयर है, ये इस पर अटैक करता है, ठीक है। तो जिससे कि यहाँ पर ये बन गया, ये प्रोटोनेशन हो गया, दिस इज प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन हो गया तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये जो है R, अब ये लोन पेयर जो है यहाँ पर अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, क्योंकि बॉन्ड टूटेगा इधर की ओर, राइट। तो देखिए यहाँ पे अटैक कर गया। अब यहाँ पर जो ROH अटैच किया तो O पर प्लस आ गया, तो O पर प्लस आ गया तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर, और ये ऐसे बन जाएगा, देखिए प्रोटॉन ट्रांसफर। अब ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पर इस तरह से RCOH और OH हो गया। तो अब एक कार्बन पे 2 OH तो स्टेबल होते नहीं है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ये हमारा RCOR बन जाएगा। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से ऐसा होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको अपने से समझा रहा हूँ बना करके। सपोज करो RCOOH है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लो H प्लस ले रहे हैं, तो लोन पेयर यहाँ का इस पे अटैक किया, तो ये RCOH प्लस आ गया, और यहाँ पर OH हो गया। अब क्या होगा, R-OH यानी अल्कोहल का आया, ठीक है। तो अल्कोहल का जो लोन पेयर यहाँ पर है, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, और अल्कोहल का जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये RCOH हो गया, और यहाँ पर ये हमारा OH और R- हो गया, इस पर प्लस आ गया, ठीक है। ये चीज हो गई, देखिए आप यहाँ पे ये चीज समझ आ गई। और यहाँ पर R, ठीक है, RCOH हो गया, ठीक है। और हाँ, इस पर एक OH है, ये हो गया। अब ये 2 OH एक कार्बन पर स्टेबल नहीं होते, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो R, C डबल O, और ये OH, और ये H भी निकल जाएगा इसको देकर के, ठीक। तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पे OR बन गया, R-। तो RCOR बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ पर एस्टरिफिकेशन करते हैं। चलिए अब देखिए रिएक्शन विद द PCl5, PCl3, SOCl2। जिन बच्चों को थोड़ा फास्ट लगेगा, वो थोड़ा क्या कर लेंगे, यूट्यूब पर जब भी वो देखते हैं, पहले जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर वो बैक जा करके स्लो करके देख सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद से यूट्यूब पर दोबारा जब वो देखेंगे, जब भी ये रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे, तो वो उसको स्लो करके भी देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। PCl5, PCl3, SOCl2 सिर्फ क्या करेगा, इस OH को हटा हटा करके ClCl लगाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे बात ध्यान देने वाली चीज ये है, यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली चीज है, देखिए यहाँ पे कि ये देखिए PCl5 के लिए एक ही Cl की जरूरत पड़ती है, और हमारा पीस देखिए यहाँ पे एक Cl लगता है यहाँ पर, और एक ही मालिक्यूल, ये भी एक मालिक्यूल, देखो सब एक मालिक्यूल है, ये भी एक मालिक्यूल है, ये भी एक मालिक्यूल लिया गया, ये भी एक मालिक्यूल लिया, ये भी एक, सब एक ही मालिक्यूल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मालिक्यूल PCl3 लेते हो, तो सब 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3COH है, PCl3 लिए, यहाँ पे 3 बना, यहाँ पे 3 हो गया है। तो ऐसे समझ के याद करना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। समझ के थोड़ा याद कर सकते हो कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो PCl3 में 3ROCl, 3 मालिक्यूल ले रहे हैं। PCl3 है छोटा, लेकिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड को 3 लेना पड़ रहा है ना, ये बात ध्यान रखना। जबकि PCl5 लगता है बड़ा है, लेकिन एक ही मोल से काम चल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे 3 मोल यूज कर रहे हो, यहाँ पे 1 मोल यूज करोगे, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे 3 मोल, यहाँ पे 1 मोल, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे RCOH है, RCOCl2, यहाँ पे RCOCl, ये बन गया। और ये गैस बनते हैं, इसलिए हमारा ये अच्छा होता है। इससे हमारा जो हमारा एसिड हैलाइड बन रहा है, वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा प्योर होता है। एसिड हैलाइड जो है वो ज्यादा प्योर होता है, ठीक है बच्चों। चलिए थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ। अब आता है रिएक्शन विथ अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बच्चे, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ।
कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो एमाइड बनता है। तो पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव एमाइड। तो पहले हमारा अमोनियम एसिटेट बनेगा और फिर जो है हमारा ये एमाइड बनेगा। अब मैं करेक्ट ला पाया हूं उसको, देखिए। तो रिएक्शन विथ अमोनिया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव अमोनियम सॉल्ट विच फर्दर ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव एमाइड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो अमोनियम सॉल्ट बनता है, क्योंकि इसका लोन पेयर, अमोनिया का जो लोन पेयर है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ये सॉल्ट बनाता है, और फिर हीट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा क्या, एसिटामाइड या हमारा कार्बोक्सामाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन है, बेंजोइक एसिड है, तो यहाँ पे बेंजामाइड बन गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा ये कर्सर ही गायब हो गया था, अब कर्सर अब आ गया, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं इसको सही नहीं कर पा रहा था। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हमको एमाइड बनाना है तो हम अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद फिर हम बना सकते हैं उससे, बना सकते हैं उसका हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा शानदार रिएक्शन आने वाला है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पर डाई कार्बोक्सिल, यहाँ पे बेंजामाइन बन गया। अच्छा, तो ये थोड़ा सा किनारे था इसीलिए वो गायब हो गया था। अब देखो यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस पर जब अमोनिया का रिएक्शन कराते हो तो दोनों सॉल्ट बन गए, हीट कर दो स्ट्रांगली तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, दोनों एमाइड बन गए, और स्ट्रांगली हीट कर दो तो अमोनिया निकल जाएगा। और देखो एक NH3 निकल गया, समझ रहे हैं, यानी क्या हुआ, एक N यहाँ से और 3 H यानी 2 H चलेगा और एक H यहाँ से चला गया, ठीक है। तो देखो एक N और एक H बन गया, इसको थैलिमाइड बनते हैं, थैलिमाइड, ठीक है, तो इसको थैलिमाइड बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके आगे फिर अगर हम RX से रिएक्शन करा दें तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हम पढ़ेंगे अमोनिया में, यानी हमारा जो अमीन चैप्टर आएगा वहां पर पढ़ेंगे। तो हम थैलिमाइड से ही शुरू करेंगे, वहां पे फिर हम इसको रिएक्शन कराते हैं RX से, तो आगे और होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस पढ़ते हैं हम लोग, आगे पढ़ेंगे, अभी यहां पर नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आता है अगला रिएक्शन, हमारा रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप, यानी पूरा का पूरा हमारा COH ग्रुप ही इन्वॉल्व हो जाए, तब कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो इस पे क्या करते हैं कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH ग्रुप में पहले है रिडक्शन, यानी COH को रिडक्शन करोगे तो पहले एल्डिहाइड, फिर हमारा अल्कोहल बन जाएगा। तो हमारा कैसा होना चाहिए, अगर अल्कोहल तक करना है तब हम किस तरह से लेते हैं, समझिए। देखिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये पहले पढ़े हैं हम लोग, जब हम अल्कोहल बना रहे थे तभी पढ़े थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दोगे तो अल्कोहल तक कर देता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड को भी LAH जो यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बांधा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, B2H6 ले लीजिए। NaBH4 नहीं, NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड को बदल पाता है कार्बोक्सिलिक एसिड तक, NaBH4 नहीं, सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं, ठीक है बच्चे। तो देखिए बेटर विद डाइबोरेन के साथ या एल्यूमिनियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिडक्शन होकर के बना देता है क्या, प्राइमरी अल्कोहल। तो डाइबोरेन डज नॉट इजिली रिड्यूस फंक्शनल ग्रुप सच एज एस्टर, नाइट्रो, हेलो एटसेट्रा, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, यही मैं बता रहा था कि सोडियम बोरो है, यहाँ पे NaBH4 होगा, NaBH4 जो हम लोग ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, वो डज नॉट रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक, उसको नहीं कर पाता है, ठीक है, वो एल्डिहाइड को ही कर पाता है 1 डिग्री अल्कोहल में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत ही शानदार रिएक्शन है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हम क्या लेते हैं, सोडा लाइम, NaOH और CaO को 3:1 के रेशियो में लेते हैं, 3:1 के रेशियो में लेते हैं NaOH और CaO को, और इसको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें यहाँ से जो भी एल्केन, देखो बच्चे बड़ा आसान है, यहीं से काट दो और RH बना दो, सीधी बात, जो भी तुम्हारा वो हो उसको यहीं से काट दो और रखना। तो यहाँ पे और इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है डीकार्बोक्सिलेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है बच्चों, वो है, आप लोग सोचिएगा तो दंग रह जाइएगा, वो है R-, यानी हमारा जो अगर R- बन रहा है, R- तो 3 डिग्री वाला बहुत कम देगा, 1 डिग्री वाला सबसे अच्छा देगा, ये बात ध्यान रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो आप कर रहे हो वो 3 डिग्री वाला सबसे कम देता है, क्योंकि R- जो है 3 डिग्री वाला बहुत कम स्टेबल है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और दूसरा तरीका क्या है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम जब करते हैं तो फ्री रेडिकल बनता है, वहां पर फ्री रेडिकल बनता है और तब वहां पर क्या बन जाता है, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये आ गया, थोड़ा सा गैप आता है, तो ये आर माइनस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसलिए 3 डिग्री जो है सबसे कम देगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ये डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का एक्टिविटी ऑर्डर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं, अल्कली मेटल सॉल्ट्स देते हैं, अल्कली मेटल सॉल्ट्स देते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड आर अंडरगो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन या ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, यानी आप पानी में डाल करके इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हो, एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्वाइस द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एसिटिक एसिड। यानी आर, देखो देखो होता क्या है यहाँ पे, समझना आपको, एल्काइल ग्रुप का ट्वाइस देते हैं, यानी COH तो निकल जाता है, COH तो निकल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, RCOOH है ये, है ना। और जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हो, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हो बच्चे, तो क्या होता है, समझो ध्यान से, RCOOH है और इसकी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर दोगे तो RR बन जाता है, ये बनता है, ठीक है। CO2 निकलता है, गैस CO2 निकल जाता है, तो ये बात ध्यान रहे। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जो है हम सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो एल्कली मेटल साल्ट्स, तो एल्कली मेटल कौन होते हैं, जैसे RCONA है ना, RCONA, यहाँ पे Na कर लो, Na। तो एल्कली मेटल साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम, तो एल्कली मेटल साल्ट्स जो लेते हैं उसको हम पानी में डाल करके हम इसकी 2 इलेक्ट्रोड लगा करके उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो CO2 निकल जाता है और यहाँ से कटता है ये। और ये बात ध्यान रहे कि इसमें जो हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में है वो R फ्री रेडिकल इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल, ये बात ध्यान है। इसीलिए 3 डिग्री वाला अच्छा देगा, इसीलिए 3 डिग्री वाला सबसे अच्छा देगा, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका रिएक्शन है, ये अगला रिएक्शन देखिए, हेलोजिनेशन है। क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन, जो हमारा साइड चेन है, साइड चेन पर हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड इन एट द अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस, इसको हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन बोलते हैं, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। बहुत ही शानदार रिएक्शन है ये। इसमें क्या होता है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होता है, वहां पर अल्फा हेलो एसिड बनाता है, दिस इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं। और क्या लेते हैं हम लोग लेते हैं हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस लेते हैं और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है बच्चों ये, ठीक है। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन है हमारा हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की, जिसको हम हेलोजनेशन कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वही सिर्फ ये रिएक्शन दे सकते हैं। और ये एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो दे पाते हैं अल्फा हेलो एसिड, ठीक है ना बच्चे। चलिए, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग सब्स्टिट्यूशन, रिंग सब्स्टिट्यूशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आप जान रहे हैं। और ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे क्योंकि ये खींच लेते हैं माइनस आर से, और ये फिडल क्राफ्ट नहीं देते, फिडल क्राफ्ट इसलिए नहीं देते बता रहा हूँ। फिडल क्राफ्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है बच्चे, is deactivating and catalyst aluminum chloride Lewis acid get bonded to the carboxyl group। यहाँ पे COOH होता है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होता है, इसलिए AlCl3 जो होता है बच्चे, इसका ये जो लोन पेयर इस पर अटैक करता है, तो COOAlCl3 रहता है, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नहीं देता, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ये बात ध्यान रखिएगा, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। डू नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, डू नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बात ध्यान रखिए आप लोग। फिर आगे देखिए, ये दे रहे हैं मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यानी नाइट्रेशन कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट HCl4, तो मेटा पर आ जाएगा, सीधी बात। और अगर आप हेलोजनेशन कर रहे हैं तो मेटा पर आ गया यहाँ पे, सीधी बात, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मेटा डायरेक्टिंग होंगे कि आप जान रहे हैं, तो हम कोई भी ये कर सकते हैं। यूजेस क्या है बच्चे, देखिए, which acid of each pair shown here would you expect be stronger। तो कौन स्ट्रॉन्गर होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ CH3COH है, यहाँ पे CHF है, तो ये F वाला स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ पे देखो CH2FCOH है, यहाँ पे CH2Cl है, तो ये F वाला स्ट्रॉन्गर होगा, इसमें भी F वाला स्ट्रॉन्गर होगा। और CH2CH2CH2 है, यानी F जो है वो यहाँ से COH के थर्ड कार्बन पर है, यहाँ पे ये वाला नजदीक है, तो ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3F है और यहाँ पे CH3 है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इसलिए, क्योंकि 3F जो है खींचेगा।
तो हमको जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होंगे वो क्या करेंगे, ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि वो खींचते हैं। मिथेनोइक एसिड इज यूज्ड इन रबर, टेक्सटाइल, डाइंग, लेदर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। इथेनोइक एसिड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट एंड विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। हेक्सेन डाइओइक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66। हेक्सेन डाइओइक एसिड आप देखे भी हैं कि हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं हेक्सेन डाइओइक एसिड को ना नायलॉन 66 में, और उसी को हम एडिपिक एसिड बोलते हैं। हेक्सेन डाइओइक एसिड को हम लोग एडिपिक एसिड बोलते हैं, याद रहे, इसी को हम लोग एडिपिक एसिड कहते हैं, एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड जो है, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन वो लेते हैं हम लोग नायलॉन 66 बनाने के लिए, ये ध्यान रहना चाहिए। बेंजोइक एसिड, एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। हायर फैटी एसिड आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ने खत्म कर दिया। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आपका पूरा खत्म हुआ। ठीक है, जिन बच्चों को दोबारा रिवीजन करना होगा वो आराम से थोड़ा स्लो करके रिवाइज कर लेंगे, और इसको अलग कई बार रिवाइज करके आप अच्छे से कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे कि मैंने बताया कि जो खींचने वाले ग्रुप होंगे वो और एसिडिक स्टेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो कार्बोक्सिलेट आयन को और स्टेबल करते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलेट आयन मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको स्टेबल करते हैं। तो ये पूरा हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि मैं पूरी एनसीईआरटी खत्म कराऊंगा आप लोगों को, पूरी एनसीईआरटी खत्म कराऊंगा, और पूरी एनसीईआरटी खत्म करके मैं आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी को इफेक्टिवली खत्म करने का एक पूरा समझिए आपका एक बहुत बढ़िया काम होगा, क्योंकि एनसीईआरटी इस तरह से लाइन बाय लाइन कोई पढ़ा नहीं रहा है। मैं आप लोगों के लिए पूरा मेहनत कर रहा हूँ, एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन में पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ। और एनसीईआरटी का जो हम लोग यहाँ पर क्रैश कोर्स एक केमिस्ट्री का कर रहे हैं, क्रैश कोर्स का मतलब हो गया हमारा हर बहुत फास्ट चलते हैं हम लोग, क्रैश कोर्स केमिस्ट्री में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं इसको पूरा स्ट्रीम कर रहा हूँ रिकॉर्ड करके, और इसको मैं क्रैश कोर्स केमिस्ट्री इसीलिए नाम दिया हूँ। ठीक है, तो एक चैप्टर जो है, एक चैप्टर आप बच्चे 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, 3 लेक्चर्स में खत्म हो रहा है। और ये तीनों एक चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, हम लोग टेट टॉक करते हैं, टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक करते हैं। कहाँ पर करते हैं इसको हम लोग, अनअकैडमी पर हम लोग जो है टेस्ट एंड डिस्कशन करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर मेगा क्विज करते हैं यूट्यूब पर, मेगा क्विज करते हैं उसी चैप्टर का यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब हमारा यूट्यूब का चैनल क्या है, यूट्यूब का चैनल है हमारा केमिस्ट्री 101, और ये हम किस पे खत्म करते हैं, यूट्यूब पर खत्म करते हैं। एनसीईआरटी कहाँ पर हम यूट्यूब पर कर रहे हैं, केमिस्ट्री 101 हमारा चैनल है, ये चैनल है। इसके टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम फॉर नोटिफिकेशन से जुड़ जाइए बच्चों टेलीग्राम से। ठीक है, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, और मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, तो इस मेहनत को सफल बनाने के लिए मेरे साथ जुड़िए। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगता है, और आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन में लिखिएगा, और आप डाउट्स पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अपने अटेंडेंस को जरूर बनाइएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे बच्चों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग इसके टैट टॉक में, मिलेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, तो चैप्टर खत्म करने के बाद हम किस पे आते हैं, टैट टॉक पे आते हैं। टेस्ट एंड डिस्कशन टॉक होता है जहां पे हम लोग हर एक ऑप्शन पे पूरा जबरदस्त डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आप लोगों का मैं क्विज कराता हूँ, यूट्यूब पर क्विज करते हैं हम लोग, उसमें देखते हैं कौन कितने पानी में है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी तैयारी करा रहा हूँ। थैंक यू वेरी वेरी मच बच्चों, आपको पूरा का पूरा ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।